ऐसे कैसे चलेगा? सुनिए, मेरी क्लास में ना आप लोगों को बोलना है, हम चुपचाप नहीं पढ़ा पाएंगे। मतलब आप सोचेंगे ना कि मैं बोलता रहूं और आप सुनते रहें और घर चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। सो आपको ना टू वे कम्युनिकेशन रखना होगा। मेरा यही स्टाइल है कि हम बातचीत करके पढ़ाते हैं, हम पूछते रहते हैं, आप लोगों को बोलते रहना है। आप लोग हिंदी समझते हैं ना सब कोई? यू बोथ गर्ल्स हिंदी समझते हो बेटा? यू अंडरस्टैंड हिंदी? क्या नाम है आपका? रिया? ओके। तनया, आनंदिता, वाह ये नाम अच्छा है। तुम्हारा नाम बेटा? सौम्या। सौबोदेव, बैठो। दीपायन, निर्भय। ओके, सुनिए, कुछ दिनों में मेरे को आपका नाम उम ध्यान रह जाएगा, तो अभी तो नहीं रहेगा। अभी आप पहला दिन मिल रहे हो मेरे से। आपको 3-4 बात मैं बता दूं अपने बारे में बिफोर स्टार्टिंग दी लेक्चर्स। ओके, मेरा नाम सुदर्शन अग्रवाल है। ओके, और ये 32nd ईयर है मेरी टीचिंग का, 32वां साल चल रहा है। 1995 में मैंने स्टार्ट किया, जैसे ही सीए बना मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और ये 32वां साल है। कैलकाटा में ये बोलना नहीं चाहिए, आपको लगेगा बोस्टिंग कर रहा हूँ। बोस्टिंग नहीं, मेरा आदत है। आप देखेंगे मैं बहुत डाउन टू अर्थ रह के बात करता हूँ। आपको ऐसा लगेगा यार ये तो मेरे घर का ही आदमी है। आप इतना कंफर्टेबल फील करेंगे, भले उम्र ज़्यादा हो गया है लेकिन आपको बच्चा जैसा ही फीलिंग होगा, आपको लगेगा घर का ही बात हो रहा है। सो फील कंफर्टेबल। कोई प्रॉब्लम हो ना, आपको लगेगा ना कि सर स्पीड हो जा रहा है, स्लो हो जाइए, हम स्लो हो जाएंगे। ठीक है, आपको जो मन करेगा ना आप वो पूछिएगा क्लास के अंदर, जो भी। मैं कभी आपको नहीं बोलूंगा नहीं मुन्ना ये क्वेश्चन मत पूछ, बाद में पूछना। ठीक है, कभी कभी खाली मेरे को जब लगेगा ना कि क्लास डिरेल हो रहा है, अगर लगातार मैं ये क्वेश्चन को आंसर करता रहूंगा तो फिर क्लास ही आगे नहीं बढ़ेगा, तो मैं आपको बोलूंगा क्लास खत्म हो जाने दे, उसके बाद तू मेरे से क्वेश्चन पूछ लेना। ओके, एंड दूसरा बात कि आज के दिन कैलकाटा में जितने भी सीए के टीचर्स जो सीए पढ़ाते हैं ना, वो सब मेरे स्टूडेंट रहे हुए हैं। एनीबडी एंड एवरीबडी, जो मेरे से छोटा होना चाहिए, मेरे से बड़ा कोई पढ़ा रहा है तो मेरे को नहीं मालूम। सो दैट वे मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूं क्या। 29th of November 1972 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। सो रफली 54th ईयर मेरा चल रहा है, 53 साल कंप्लीट हो गया है। लास्ट ईयर सितंबर में 2024 सितंबर में मैंने डिसाइड किया कि लाइव क्लास और इंटरमीडिएट का नहीं लेंगे। 30-32 साल पढ़ाया, फिर अचानक लगा और नहीं पढ़ाना है लाइव क्लास, फिर मन ही नहीं लगा। अब कोई आदमी इतना साल पढ़ाएगा तो लगा यार घर में बेकार बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, क्योंकि मार्केट वार्केट करता था ना तो वो काम जैसा मेरे को नहीं लगता था। तो मुझे लगा कि नहीं यार वापस से आके पढ़ाते हैं, कम से कम बच्चों के साथ रहने मिलता है। तो ठीक है, आप लोग हम लोगों को पैसा देते हो, दैट्स फाइन, लेकिन मेरा आप लोगों के साथ रहने का रीजन एक ही है कि यू पीपल ब्रिंग लॉट्स ऑफ एनर्जी विथ यू। आप लोग यंग रहते हो, हमेशा इधर से भाग के ट्यूशन, उधर से भाग के सब कुछ इधर उधर करते हो, फिर भी मुस्कुराते मुस्कुराते बैठते हो। सो दैट्स वेरी गुड। यूल फाइंड मी ऑल्सो लाइक दैट ओनली। बट हाँ, उम्र के पीछे जो प्रॉब्लम है वो है, बट स्टिल आई विल बी, होपफुली आई विल बी गुड। आई हैव बीन गुड इन द पास्ट, होपफुली आई विल बी गुड टू यू। चलिए, आप ना एक बार जो आपको वो बुक दिया गया है, आप जो भी उसको बोलो, एक बार आप थोड़ा सामने आ जाओ बेटा एक बार के लिए। है आपके पास मटेरियल? ओके, अवेलेबल। सुनिए बस, ठीक है ठीक है ठीक है, बैठे रहो। 2-3 दिनों के बाद ना आपको बुक्स मिल जाएगी। बुक अभी प्रिंट पे है, नया बुक मैंने बनाया एकदम, ऑल टुगेदर एवरीथिंग इज चेंज्ड। ये 1.5-2 साल, जो भी 1.5 साल मेरे को मिला, लास्ट सितंबर 2024, एंड दिस इज मार्च 2026। तो 1.5 साल में बुक मैंने रिवाइज किया, एमटीपी आरटीपी वगैरह जो जो कुछ चीज ऐड करना था मैंने किया। सो यू विल गेट अ ऑल टुगेदर न्यू बुक। 3 वॉल्यूम आपको मिलेगा बुक का। ओके, जो मैं बोलूंगा ना आपको करना है। ये मान के चलिए एक सीनियर बंदा है जो 30-32 साल से पढ़ा रहा है और उसको पता है कि बच्चों को क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या करना है, क्या होमवर्क बनाना है। ही नोज अबाउट दैट। तो जो जो मैं बोलूं ना आंख मूंद करके मान लीजिएगा, और एवरी डे जो हम पढ़ाएं घर जाकर के पढ़ना है। जब आप वापस आओ अगली क्लास करने के लिए तो एक बार पढ़ करके आना है। डन?
अगर आपको नोट्स लिखने का जरूरत हो, आप अपना कॉपी खोल करके रखो, कॉपी में नोट्स लिखो। अगर मैं कोई नया एग्जाम्पल देता हूं तो कॉपी में वो आपके रहना चाहिए, ओके। और बाकी बुक में सारा थ्योरी लिखा हुआ, जिसको नोट्स बनाना बोलते हैं ना, वो बुक में लिखा हुआ है। तो अलग से आपको एज सच रनिंग नोट्स बनाना नहीं पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? यू आर अंडरस्टैंडिंग? ओके। तो ऐसे क्यों मरा मरा सा बैठा? घर में जाके कुछ करना है, पैसा कमा के जाना है, तो फील कंफर्टेबल यार, स्माइल करो, डरना क्या है? ऐसे क्या मरा मरा सा बैठते हो? ओके, ऑलवेज आई मीन कीप स्माइलिंग, कोई दिक्कत है, हम कभी कुछ नहीं पूछेंगे तुम लोगों से। तुम लोगों को लगेगा ना सर क्वेश्चन पूछने से हम एम्बेरस्ड हो जाते हैं, अरे नहीं पूछेंगे भाई, क्या फर्क पड़ता है, हम ही अपने आप से क्वेश्चन पूछ के हम ही आंसर कर देंगे। 3 से लेके 4 दिन तुम लोगों को लगेगा मेरे को पहचानने में कि हम कैसे पढ़ाते हैं। व्हाट द पॉइंट? उसके बाद आप इतना कंफर्टेबल महसूस करोगे कि कोई कोई दिन तो मन करेगा मेरा कंधा पे हाथ रख दोगे। रखना मत बेटा, हम बड़े हैं, ओके। नाउ दूसरी बात, आप व्हाट्सएप के ग्रुप में, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा, उसके अंदर आप घर में भी कोई क्वेश्चन वेश्चन कुछ सॉल्व करते हो, आपको कभी भी प्रॉब्लम होगा ना, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो। उस ग्रुप में हम भी रहेंगे, आपको हम आंसर घर पे भी कर सकते हैं। घर में बैठे हो, कुछ पूछने का मन किया, आप पूछ सकते हो। दूसरी बात, अकाउंट्स तो पढ़ाना ही है मेरे को, सिलेबस कंप्लीट करना है, वो मेरा जिम्मेदारी है, उसके लिए आपने पैसे दिए। उसके अलावा भी हम दुनिया में हर चीज पे बात करेंगे। मेरा ये हैबिट है बच्चों को बाकी चीजों पे एडुकेट करना, बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना, सोसाइटी के लायक बनाना। वैसे तो आपके माँ बाप ये काम करते हैं, बट हमारा भी उम्र वैसा ही है, नहीं? नो, छोटा हूं उससे। आपके पापा छोटे? फालतू बात, यंग नहीं दिखता मैं, बुढ़ा बुढ़ा दिखता हूं, नहीं ना? हाँ, सुनाओ। अच्छा, बीच बीच में ना कभी कभी हम एक आध दो जोक्स भी सुनाएंगे आप लोगों को, ओके। अगर आपको लगेगा ना एज गैप ज्यादा हो, आजा आजा बच्चा, आजा आजा आजा। थोड़ा हाँ उसके पास चले जाने दीजिए, उस मॉड्यूल को देखिएगा, उस बुक के साथ देखिए रहिएगा। सो डू यू नो आपके सिलेबस में, अकाउंट्स के सिलेबस में क्या चीज कवर्ड है, आपको क्या पढ़ना है? डू यू नो दैट? आपके, हाँ, आपका पूरा सिलेबस इज डिजाइंड टूवर्ड्स और रादर विथ रिगार्ड टू ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपके जितने चैप्टर्स है ना, दे आर रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ओनली एंड ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बारिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 1 ब्रांच अकाउंटिंग एंड चैप्टर नंबर 2 इज क्या बोलूं उसको मैं, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसके अलावा जो भी है ना, अमलगमेशन, कैश फ्लो, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट्स, ये सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कवर्ड है। तो आप ये मान के चलो कि सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना है। गॉट इट? एंड आप देखना, आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। मैं स्टार्ट करता हूं आज की क्लास को, ओके। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस नो बोलना है। एंड आई एम परफेक्टली ऑडिबल। थोड़ा बहुत इंग्लिश, अच्छा मैं ना majority of my lectures I give in हिंदी, but please don't feel कि मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता. I am pretty comfortable with English and that you can understand by now. You could have understood by now कि मैं बोल पाता हूँ. मेरे को क्या प्रॉब्लम लगती है मालूम? मेरे को लगता है बच्चों को अगर इंग्लिश में बोलेंगे ना, बेचारे बच्चे पहले इंग्लिश समझेंगे फिर अकाउंट समझेंगे. उनको दो चीज समझना पड़ेगा. और उनके लैंग्वेज में बात करोगे ना तो उनको खाली अकाउंट समझना है. आप लोग हिंदी में कंफर्टेबल हो ना? ग्रेट. नंबर्स मेरे को बोल देना. अगर मैं नंबर्स भी हिंदी में बोला ना और आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, गर्ल्स लोगों को, मैं बोलूंगा 62, यू विल नेवर नो. यू प्लीज टेल मी सर क्या है कि होच्छे, तो मैं बोल दूंगा 62. गॉट इट? कोई भी डिस्कंफर्ट होगा मेरे को बोलोगे आप लोग. फील फ्री. मैं स्टार्ट करता हूं क्लास. कॉपी खोल के रखो. टॉपिक का नाम लिख लो कॉपी के ऊपर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है.
बच्चे आजकल लाइव क्लास आना नहीं चाहते, घर में बैठ के रिकॉर्डिंग क्लास करना पसंद करते हैं। और मेरा बातचीत करके पढ़ाने का स्टाइल है, तो मेरे को सामने बच्चा चाहिए जिसको मैं बातचीत करूं, जिसके साथ, जिसको मैं 2 बात पूछूं वो बोलेगा। अच्छा, आपका चेहरा देख के हम समझ जाएंगे, 32 साल हो गया तो, कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गॉट द पॉइंट? तो नहीं भी समझ में आएगा, मुंडी उंडी हिलाते मत रहना, हमको समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो फट से पूछना। फाउंडेशन पास करके आए हो कि डायरेक्ट एंट्री है? कौन कौन डायरेक्ट एंट्री है? ओके, और कौन फाउंडेशन पास करके आया? वेरी नाइस, गुड। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। चैप्टर का नाम लिख लिया? क्या नाम है चैप्टर का? प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ओके, इस पूरे चैप्टर से मिनिमम मान के चलो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और मैक्सिमम मान के चलो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कहीं भी कॉपी में लिख के रखना है, कॉपी में लिख के रख दो। नहीं लिखने का मन है, अपन आगे बढ़ सकते हैं। स्क्रीन ठीक से दिख रहा है ना? हाँ, और सुनाई ठीक से दे रहा है ना? कंफर्टेबल है? मेरे बातचीत करने के तरीके से कंफर्टेबल है? समझने में आराम से मेरी बातचीत आ रही है? गुड। सो मेरे इस पर्टिकुलर टॉपिक का पहला जो पर्टिकुलर चैप्टर का पहला जो टॉपिक है, अच्छा आपका जो इंस्टीट्यूट का बुक है ना, उसमें ये जो चैप्टर है ये 2-3 चैप्टर में डिवाइड किया हुआ है। हम इसको मिला करके 1 सेक रेडी हो जाओ, कोई बात नहीं, वो वाला बुक छोड़ दो, वो वाला बुक छोड़ दीजिए, अभी नया बुक मिलेगा, दैट्स गॉन। अरे ठीक है, अभी नया बुक मिलेगा आपको, डोंट वरी। आप क्लास स्टार्ट करोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट कर रहे हो ना, विल बी न्यू बुक, वो पास्ट इज गॉन, उसको भूल जाइए। नया बुक आपको मिलेगा 2-3 दिन में ना, नया बुक प्रिंट होकर के मैं आपको क्लास में डिलीवर कर दूंगा। ओके, सो लेट स्टार्ट। तो आपके इंस्टीट्यूट की बुक में ना बच्चा, ये जो चैप्टर है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 2-3 चैप्टर में डिवाइडेड। मुझे लगा कि इसका कंटेंट को एक साथ मिलाकर के एक बड़ा चैप्टर बना दिया जाए, तो मैंने मिला करके एक चैप्टर बना दिया। 2-3 क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है इस पर्टिकुलर चैप्टर से, बट मैक्सिमम 10 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, सो सम सॉल्यूशन तक जब तक पहुंचे, मुझे लगता है 1 या 2 दिन लग जाएगा। हो सकता है नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग सम्स बनाएंगे। बिफोर दैट हम लोग कुछ पढ़ेंगे, हम जरा देखें आप लोगों को क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। हमको आपका एक बार डेप्थ समझ में आ जाएगा तो कितना किस स्टाइल से मेरे को आगे बढ़ना है मैं डिसाइड करूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है या फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट आर इंक्लूडेड इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए चैप्टर का नाम था प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ, क्या बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और डिस्कशन का एजेंडा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है। से कॉर्पोरेट एंटिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नाम सुना आपने? मान लो वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है, या मान लो आईटीसी का तो नाम सबने सुना होगा, घर में आटा उसी का तो आता होगा, बिस्किट वगैरह, सिगरेट, साले तुम, अच्छा हम साला वाला बोलते हैं, साला अगर मैं बोलूं गाली मत समझना, मेरे लिए वो रिश्ता है। और मेरे 3 साले हैं। ओके, मतलब मेरी बीवी के 3 भाई हैं और 2 तो एकदम मेरे घर के बगल में रहते हैं, डे इन डे आउट आ जाते हैं परेशान करने। गॉट इट? तो मैं अगर साला वगैरह बोलूं तो आप गाली मत समझना, हाँ रिश्तेदारी समझना, आपको नहीं बोलना है कुछ भी गाली गलौज वाली बात, बाकी आप आराम से बोलो। सो बच्चों टेल मी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बीइंग अ लिस्टेड एंटिटी, इतनी बड़ी कंपनी है, इंडिया का आज के दिन का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज, व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन? इशूड नंबर ऑफ शेयर्स, किसी भी का इशूड नंबर ऑफ शेयर्स, यू अंडरस्टैंड? कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स, यू अंडरस्टैंड? नंबर ऑफ शेयर अंडरस्टैंड ना? उसको अगर मल्टीप्लाई कर दो मार्केट प्राइस पर शेयर से, नंबर ऑफ शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर,
मल्टीप्लाई होगा, एक फिगर आएगा, 17 लाख करोड़ रुपया के आसपास का मार्केट कैप होगा, 17 लाख करोड़। मोर देन दैट ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया की टॉप 4 कंपनी का नाम अगर लोगे ना, टॉप 4 कंपनीज कौन कौन है? टॉप मतलब सबसे पैसा वाला कंपनी, बाजार में जिसका वैल्यू सबसे, बोलो बोलो, ज्यादा है, सबसे ज्यादा वैल्यू है मुकेश भाई का। क्या नाम? रिलायंस इंडस्ट्रीज। अरे मुकेश भाई नहीं, कंपनी का नाम क्या नाम? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आईसीआईसीआई बैंक नाम सुना होगा, एचडीएफसी बैंक नाम सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम सुना होगा, 2, 3, 4 में ये लोग आते हैं। एंड उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी, इन्फोसिस, ये लोग आते हैं। ऑर्डर मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, ऑर्डर आपको जानना भी जरूरी नहीं है, बट अगर कोई टॉप 6 कंपनी का नाम तुमसे पूछे हिंदुस्तान का, मैं प्रैक्टिकल बहुत बात करता हूं, और ये नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए, नहीं तो फाइनल पढ़ने में दिक्कत होएगा, बाकी दुनिया को फेस करने में दिक्कत होगा। गॉट द पॉइंट? तो ये सब बात भी सीखने का है। गॉट इट? तो टॉप 6 कंपनी कौन सा? रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस। पैसा वाला वाइज दे आर द 6 बिग कंपनीज ऑफ इंडिया। 6 को मिला दोगे ना, 6 को मिला दोगे तो जितनी औकात बनेगी ना, जितनी एलॉन मस्क की जो कंपनी है ना, क्या नाम? टेस्ला। वाह, गुड गर्ल। टेस्ला का अकेला का वैल्यू इन 6 से नहीं, 60 से भी ज्यादा है। वो इतने पैसे वाले लोग हैं, हम लोग पैसा वाला होके भी गरीब हैं। ओके, आइए तो लेट अस टॉक अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी है, कैसे पता चला? लिमिटेड वर्ड सामने लगा, वेरी नाइस। क्या नाम बेटा? सौम्यजीत। ओके, तो एक तो नाम के आगे अगर लिमिटेड लगा रहे, प्राइवेट लिमिटेड लगा रहे, तो हमें समझ में आ जाता है कि कंपनी है। यस और नो? और नॉर्मल सुदर्शन कुमार अग्रवाल का बैलेंस शीट बना रहे हो तो इंडिविजुअल का बैलेंस शीट बना रहे हो। आपके सिलेबस में कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी है और इंडिविजुअल का एज सच बैलेंस शीट P&L नहीं है, बट ब्रांच वगैरह का जब अकाउंटिंग करोगे ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करोगे ना, तो इंडिविजुअल के बुक्स में भी अकाउंटिंग आपके सिलेबस में है। जैसे सीए फाइनल का जो सिलेबस है ना, दैट्स हार्ड कोर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, उसमें खाली कंपनी ही पढ़ना है। एंड दे ओनली स्टडी, मैं सीए फाइनल मॉर्निंग में पढ़ाता हूं, दे ओनली स्टडी इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं बताऊंगा इंड एस क्या होता है। मेरी बुक का 2nd टॉपिक आप देखोगे, उसमें इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। देखो 2nd टॉपिक को देखो, लिखा हुआ इंड अकाउंट, वही है ना, लिखा हुआ इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 2nd टॉपिक माने 2nd पॉइंट, चैप्टर नहीं, पॉइंट। चलो मैं पॉइंट बोलता हूं, टॉपिक नहीं बोलूंगा। मेरे लिए जो चैप्टर है वो पहला वाला है, उसके अंदर मैं जितना भी चीज बोल रहा हूं दे आर छोटा छोटा टॉपिक्स। ओके, चैप्टर के अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। गॉट इट? ठीक है, टॉपिक में आप अनकंफर्टेबल रहोगे, मैं पॉइंट बोलूंगा। ओके, सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। क्या क्या चीज बनाता है? 1, अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। 2, अ बैलेंस शीट। 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। 4, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एंड 5, नोट्स ऑन अकाउंट्स। क्या क्या चीज का नाम सुना हुआ है? प्रॉफिट एंड लॉस सुना हुआ है, गुड। बैलेंस शीट सुना हुआ है, गुड। कैश फ्लो स्टेटमेंट सुना हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो सकता है पहली बार सुन रहे होंगे, और कुछ लोग अगर पहले भी सुने होंगे ना, आराम से बोलेगा सर हम सुने हुए हैं पर जानते नहीं है। जो भी बोलने का मन रहेगा बोलेगा, बस झूठ मत बोलिएगा। आंसर नोट्स ऑन अकाउंट्स के बारे में भी ना सुने हैं, बट उतना डिटेल में अच्छे से मालूम नहीं है। अब मैं आपको बता दूं आपके सिलेबस के बारे में। हम इस क्लास में जब बैठ के आपको पढ़ाएंगे ना, आपको P&L बनाना सिखाएंगे, आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाएंगे, आपको कैश फ्लो बनाना भी सिखाएंगे, आपको नोट्स ऑन अकाउंट्स भी बनाना सिखाएंगे, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपके सिलेबस में नहीं है। सर होता क्या है? जस्ट 2 मिनट का टाइम दीजिए मेरे को, हम बताते हैं क्या होता है। ओके, पहले मेरे को बताइए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आप क्या लिखते हो, क्या दिखाते हो, क्यों बनाया जाता है?
सारा एक्सपेंसेस और सारा इनकम्स लिखा जाता है. यू क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड यू डेबिट ऑल द expenses. When you deduct the total of the expenses from the total of the incomes, what do you get? You get net profit for the year. कंफर्टेबल है? मैं जो बोला समझ में आया? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम्स एंड एक्सपेंस दिखाया जाता है और नेट प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है. और आप अपने लाइफ में बहुत सारा P&L बनाए होगे. यस और नो? हम लोग बोलेंगे आज के बाद कि स्टेटमेंट ऑफ P&L इज प्रिपेयर्ड टू शो फिनेंशियल परफॉर्मेंस. कॉपी में या बुक में सामने में ये वर्ड लिखना है तो लिख दो. बुक के सामने भी लिख सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा रनिंग नोट्स बनेंगे नहीं आप लोगों के. और कॉपी में लिखना है वेल एंड गुड, इट्स अप टू यू. कि मैंने बहुत अच्छा नोट्स बना करके दिया, आप फील करोगे कि यार सब कुछ तो आदमी लिख करके ही दे दिया है. इसके पहले वाला बुक उस बच्ची के पास है, उसमें सिर्फ सम्स हैं, नो थ्योरी. राइटअप नहीं है. राइटअप बच्चों को खुद ही लिखना पड़ता था. अभी मैंने डिसाइड किया राइटअप भी मैं करके देता हूं. नए बच्चे अभी आने लग गए, आप लोग टाइप के जेनजी टाइप. जेनजी है ना आप लोग? क्या है जेनजी बोलते हैं ना आप लोगों को, तो उनको लिखना उखना नहीं पसंद ज्यादा. ओके, तो मैं ही लिख करके दे दिया. अच्छा जी, फिनेंशियल परफॉर्मेंस बैड है या गुड है, क्या मतलब है? अगर का हाथ बोलते रहो, हाथ तो उठाना नहीं है. अगर लॉसेस है तो फिनेंशियल परफॉर्मेंस इज बैड. अगर प्रॉफिट्स है तो गुड. और बहुत अच्छा प्रॉफिट है, वेरी वेरी गुड. तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज डिपिक्टेड बाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. आप बोलो ना सर नेट प्रॉफिट निकालते हैं. थैंक यू, नेट प्रॉफिट ही निकालते हैं. वो नेट प्रॉफिट निकालते जो हो, उसे जो फाइनल रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं हाउ डिड यू परफॉर्म. They'll say, okay sir, we performed good, our net profit is 730 crores rupees in this year. So therefore the word financial performance. उस बच्चे को कुछ पूछने का मन है. You want to ask something? Okay, great. अब आइए बैलेंस शीट से क्या पता चलता है जी? बैलेंस शीट में क्या लिखते हो? Assets, liabilities and equity. क्या बोलोगे? Assets, liabilities and equity. तीन चीजें. Assets, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी. सर इक्विटी क्या होता है? जो प्रोप्राइटर कैपिटल बोलते हो ना आप लोग. इंडिविजुअल की बैलेंस शीट बनाते हो तो जो एक सेकंड इसके बाद बोलूंगा बेटा. जो इंडिविजुअल की बैलेंस शीट बनाते हो तो जिसको प्रोप्राइटर कैपिटल नहीं बोलते हो क्या, दैट इज कॉल्ड इक्विटी. दैट इज नॉट अ लाइबिलिटी टू द कंपनी, या दैट इज नॉट अ लाइबिलिटी टू द फर्म. दैट्स कॉल्ड इक्विटी. कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हो, शेयर होल्डर्स फंड नाम सुने हो? शेयर कैपिटल, हैड यू हर्ड द नेम? रिजर्व्स एंड सरप्लस, नाम सुना तुम लोगों ने? ग्रेट. वो दोनों जब मिला दोगे ना, मान लो कोई कंपनी का शेयर कैपिटल है 100 करोड़, बोर्ड पे दिख रहा है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस है मान लीजिए 700 करोड़, तो टोटल हो गया 800 करोड़. ये जो 800 करोड़ रुपया है ना, दिस इज द इक्विटी ऑफ दैट कंपनी. शेयर होल्डर्स का फंड है. तो सर लाइबिलिटी क्यों नहीं बोलते, इक्विटी क्यों बोलते हैं? लाइबिलिटी और इक्विटी में एक डिस्टिंक्शन है. क्या चीज का डिस्टिंक्शन है? लाइबिलिटी वाला लोग अपना पैसा मांग सकता है, इक्विटी वाला लोग अपना पैसा कंपनी से मांग नहीं सकता. कंपनी का जब मन करेगा तब देगा, डिविडेंड के फॉर्म में देगा, बाईबैक के फॉर्म में देगा. हम सब पढ़ाएंगे, सब कुछ आपके सिलेबस में है. यह फर्क है इक्विटी में और लाइबिलिटी में. लाइबिलिटी का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश. रिपीट, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश. कॉपी में लिख लो, ये सब अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं. जहां कहीं भी मन करे आपका लिखो, आपकी कॉपी में लिखना, कॉपी में लिखो. और इसका डेफिनेशन लाइबिलिटीज का बाद में आएगा भी इसी बुक में. अभी खाली फर्स्ट क्लास में सुन के रखो. एंड इक्विटी में क्या होता है? इट डजंट हैव अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश. ओके, सो आज के बाद कोई आपको बोले
कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें आती है, क्या बोलोगे? एसेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। गॉट इट? ग्रेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है बच्चे? वी सो ऑल द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश ड्यूरिंग द ईयर। साल भर में कितना कैश हमारे घर में आया और कितना कैश हमारे यहां से चला गया, नेट में कितना कैश हमारे घर में बचा, ओपनिंग कैश कितना था और क्लोजिंग कैश कितना हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो साल भर में, बोर्ड पे देखना, साल भर में हमारे पास 100 करोड़ का कैश आया, 100 करोड़ का। ओपनिंग में मेरे पास 450 करोड़ था। दैट मीन्स क्लोजिंग के दिन मेरी बैलेंस शीट में 550 करोड़ का कैश रहेगा। बोलो हाँ या ना? तो ये पूरा जो डिपिक्शन है ना, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में होता है। ईच एंड एवरी आइटम ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश विल बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। गॉट इट? कैश फ्लो स्टेटमेंट हिंदुस्तान में एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू से बनता है, मालूम है? एंड दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। आपके सिलेबस में है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आता है 14 मार्क्स का। अच्छा, आप लोगों के ना एग्जाम में मैक्सिमम जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा वो 14 मार्क्स का रहेगा। आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आते हैं 30 मार्क्स के, समझे? एमसीक्यू बोलते हो आप लोग, वो 30 मार्क्स का रहता है। 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। 70 मार्क्स के जो सम्स आपको बनाने हैं ना, उसमें मैक्सिमम 1 क्वेश्चन कैरीज मैक्सिमम 14 मार्क्स। आपको ऐसे 5 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। तो वो जो 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, वो 4, 6 भी हो सकता है। 6 और 8 मार्क्स का 2 क्वेश्चन भी हो सकता है। एक सिंगल क्वेश्चन 14 मार्क्स का भी हो सकता है। 4 और 10 भी हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है। वो ICAI डिसाइड करेगा जब क्वेश्चन बनता है उस दिन। ये सब का प्रिपरेशन मेरे को कराना है, एंड दैट वी विल डू। गॉट इट? तो सर एक बार वापस से खाली मेरे को बताइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आती हैं? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, एंड द रिजल्ट इज नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। बैलेंस शीट में क्या आता है? असेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या आता है? इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश। अब आइए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है? नाम से समझो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कॉर्पोरेट एंटिटी के बारे में सोचो, एक कंपनी के बारे में। इक्विटी कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। बोलो क्या क्या? शेयर होल्डर्स फंड को इक्विटी बोलते हैं मुन्ना। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। एक चीज बोलने के बाद वेट करना, मैं तुमको टाइम दूंगा फिर से। इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स। इंटर के बच्चों को पढ़ाते वक्त शेयर होल्डर्स फंड बोलना पड़ता है मेरे को। फाइनल के बच्चों को पढ़ाते वक्त इक्विटी बोलना पड़ता है। क्यों? इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंड एस जो फाइनल में है, उसमें शेयर होल्डर फंड यूज नहीं किया हुआ है। और जो इंटरमीडिएट में आप लोगों को पढ़ना है, उसमें शेयर होल्डर्स फंड यूज किया जाता है और इक्विटी नाम भी बोला जाता है। बोथ आर सिनोनिम्स। ओके? दे इक्विटी कंसिस्ट ऑफ, या शेयर होल्डर फंड कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। बाकी और 3-4 बाद में आएंगी। अभी 2 चीज बोलो, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। अब अगर मैं आपको बोलूं मेरा ओपनिंग कैपिटल 100 करोड़ का था, बोर्ड पे दिख रहा है आप लोग? अच्छे से विजिबल है सब कुछ? गुड। ड्यूरिंग द ईयर मैंने 200 करोड़ का शेयर इश्यू किया। यू नो द वर्ड इश्यू? इश्यू किया, समझते हो आप लोग? थैंक यू। और ड्यूरिंग द ईयर मैंने कोई बाईबैक या रिड्यूस अपना कैपिटल को नहीं किया। सो देयर इज नो रिडक्शन। सो मेरा क्लोजिंग कैपिटल क्या हुआ? बोलो 300 करोड़। ये जो चेंज है ना, इस चेंज को एक स्टेटमेंट बना करके हम लोग दिखाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ओपनिंग फिगर से लेके क्लोजिंग फिगर तक का जर्नी कैसे बना, हाउ 100 बिकेम 300,
कितना इश्यू हुआ, कितना रिडीम हुआ, कितना बाईबैक हुआ, बढ़ा कितना, गिरा कितना, बोनस कितना, राइट कितना, ऑल दो चेंजेस विल बी शोन इन दी, बोलो, इन दी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। वैसे ही मान लो रिजर्व एंड सरप्लस है, मान लो उसमें एक रिजर्व का नाम है जनरल रिजर्व, मान लो ओपनिंग बैलेंस इज 500 करोड़, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज 100 करोड़, क्लोजिंग इज 600 करोड़। इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में बना देना है। जैसे बैलेंस शीट एक फॉर्मेट में नहीं बनती क्या, एक तरीका है ना जी बैलेंस शीट बनाने का, वैसे इसको भी बनाने का एक तरीका, एक फॉर्मेट है, और उसको बोला जाता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो कोई आपको बोले ठीक है सिलेबस में नहीं है, बट होता क्या है, तो आप क्या बोलोगे, व्हेन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ इक्विटी, व्हेन ईच एंड एवरी आइटम इज शोन, each and every item of equity is presented in the form of opening balance, additions, deductions and closing balances, we call it statement of changes in equity. So items of equity के opening से closing के बीच में जो changes हुए हैं उस statement को statement of changes in equity बोला जाता है। एक मिनट, हाँ कंफर्टेबल है, गुड। ये बच्चा कुछ पूछना चाहता है, बट बैठ के बोलो बेटा, आप लोगों ने कभी भी खड़ा होने का दरकार नहीं है। आपको कुछ भी पूछना हो ना, आप बैठ के पूछा करो, कोई क्लास में आप लोग खड़े बड़े मत होइए, इतना पैसा दियो क्या दरकार खड़ा होने का, बोलो बेटा। बोलेंगे बोलेंगे सब बोलेंगे। Yes, you can say statement of changes in equity is a reconciliation only. जब आप ओपनिंग से क्लोजिंग तक का हर आइटम को दिखाते हो ना, दैट इज कॉल्ड रिकॉन्सिलिएशन इटसेल्फ। तो आप आराम से बोलो सर ये रिकॉन्सिलिएशन है क्या, हम बोलेंगे यस। ऐसा आराम से पूछा करो मेरे से, और इतना बड़ा बड़ा इंग्लिश में बोलने का दरकार नहीं, आराम से पूछ सर इज इट रिकॉन्सिलिएशन, हम आपको बोल देंगे। डोंट टेक प्रेशर ऑन योर सेल्फ, फील कंफर्टेबल, ओके। सो सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ना आपके सिलेबस में नहीं है, आप लोगों को इस क्लास में हम कभी भी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नहीं बनाना सिखाएंगे, पर आपको जानना जरूरी है, काटो मत, आपको जानना जरूरी था कि ये होता क्या है, तो मैंने आपको बता दिया होता क्या है, यस तो बोलो। एंड उसके बाद आता है नोट्स ऑन अकाउंट्स। सर ये क्या चीज है, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आइटम्स आते हैं ना, अगर उसका डिटेल्स पता करना है, डिटेल्स, वो नोट्स ऑन अकाउंट्स में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट में मैंने लिखा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नाम सुना है, फिक्स्ड एसेट्स का दूसरा नाम है, क्या बोला, फिक्स्ड एसेट्स का दूसरा नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आजकल फिक्स्ड एसेट नहीं बोलते लोग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं। अब मान लो मेरे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 4 एसेट है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है। अब इसका डिटेल चाहिए, बैलेंस शीट में तो मैंने लिख दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 700 करोड़, लैंड कितना, बिल्डिंग कितना, प्लांट कितना, मशीन कितना, इक्विपमेंट कितना, व्हीकल कितना, ओपनिंग बैलेंस कितना, परचेज कितना, सेल कितना, डेप्रिसिएशन कितना। ये सब डिटेल कहां मिलेगा, नोट्स ऑन अकाउंट्स में। बिकॉज बैलेंस शीट में तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड वन फिगर यू आर शोइंग, बिकॉज बैलेंस शीट तो 1 पेज का होता है, बैलेंस शीट तो 400 पेज का होता नहीं है, बट द नोट्स ऑन अकाउंट कंसिस्ट ऑफ से 70-80 पेजेस। मतलब हम लोग बोलते हैं ना डेविल लाइज इन द डिटेल्स। निर्मला जी तो आके, निर्मला सीतारामन नाम सुना है, तो हम लोग निर्मला ताई बोलते हैं, या निर्मला ताई आज टीवी में आई थी, पता नहीं क्या बोल के गई है, हम सुन नहीं पाए। तो वो तो 2 लाइन बोल करके चली जाती है बजट के बारे में, अंदर जब जाकर के घुस के पढ़ते हैं ना तब पता चलता ओ ये वाला नया टैक्स लग गया हम लोग के ऊपर। सो अगर आपको रियल में बैलेंस शीट पढ़ना है, बैलेंस शीट में बैलेंस शीट नहीं दिखेगा, उसमें तो टोटल दिखेगा, आइटम का नाम दिखेगा, अमाउंट दिखेगा, सारा डिटेल्स कहां मिलेगा, नोट्स ऑन अकाउंट्स में। तो जो अच्छे अकाउंट्स के स्कॉलर होते हैं ना, वो नोट्स ऑन अकाउंट्स पहले पढ़ते हैं, बैलेंस शीट बाद में पढ़ते हैं। वैसे ही करेगा आप, एग्जाम में कैसे बनाना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए।
बट वेन यू स्टडी ए बैलेंस शीट, अभी आप ऐसा समझो कि आपके सामने एक बैलेंस शीट आया, जस्ट वेट, अच्छा ये तो दिखा नहीं पाएंगे हम आपको क्योंकि इसके साथ कनेक्टेड है, मैं कल दिखाऊंगा आपको। मान लीजिए आपके सामने, नो इट्स फाइन, आपके सामने एक बैलेंस शीट आया, अब आपको उसको स्टडी करना है, आपको पता करना है, तो आप बैलेंस शीट से ज्यादा फोकस कहां पे रखिए? नोट्स ऑन अकाउंट्स में। डिटेल आपको वहां पे मिलेगा, मसाला वहां पे है। तो सर क्या हम लोग नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाएंगे क्लास में एग्जाम के लिए? आंसर इज यस, दैट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। गॉट इट? पैराग्राफ नंबर 1 को टिक लगा दो और पढ़ लो एक बार। कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लेना। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। इक्विटी में नो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। बाकी इक्विटी का डेफिनेशन, लाइबिलिटी का डेफिनेशन, असेट का डेफिनेशन, इनकम का, एक्सपेंस का डेफिनेशन, ऑल आर गोइंग टू कम आइदर टुडे और टुमारो। नया नोट्स बनाए ना बेटा, तो स्पेलिंग एरर अगर कुछ हुआ ना आप मेरे को बता देना, तो अगली बार जब बुक बनेगा तो मैं सुधार दूंगा। बस 2 मिनट रुको या, अभी इसके बाद बोलने वाले हैं, अभी बोलने वाले हैं, बस 2 मिनट रुक जा। अब आपने पढ़ लिया पैराग्राफ को, समझ में आया? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, मैंने आपको क्या बोला? हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्या बोला था? आउट ऑफ सिलेबस है। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी सिर्फ वो कंपनीज बनाती है जो लोग इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं, और तुम्हारे सिलेबस में क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आप लोगों के एग्जाम में ना आप ये भी बोल सकते हो देयर आर ओनली 4 फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो और नोट्स ऑन अकाउंट्स। फाइनल वाले बच्चे बोलेंगे देयर आर 5 फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स ऑन अकाउंट्स। लेकिन आप लोग भी अगर 5 लिख के आते हो देयर इज नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, सामने लिख देना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हमारे सिलेबस में नहीं है। बट क्या होता है मैंने आपको बता दिया अच्छे से। कंफर्टेबल? पैरा 1 पे कोई क्वेश्चन पूछना है? सौम्यजीत कुछ पूछना चाहता है? हो गया? गुड 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 गुड। चलिए पैराग्राफ नंबर 2 में चलते हैं। क्या नाम है पैराग्राफ 2 का? इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आप लोग थोड़ी देर के बाद रीडिंग करने देंगे हम आपको। आपने देखा होगा पैरा 1 हम आपको पढ़ने का टाइम दिए, उसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन हुआ हम आपको आंसर करने, माने क्वेश्चन को पूछने का मौका देंगे। ओके, सो डोंट वरी, पहले से रीड करने मत लग जाना, तब तक रीड मत करना जब तक हम आपको नहीं बोले कि रीड करो। ओके, और अगली क्लास से जब भी आओगे नोट्स को रीड करके आओगे। गॉट इट? तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ कि इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या है। सीए फाइनल में हम लोग इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही पढ़ाते हैं। अभी मॉर्निंग में जो मेरा क्लास हुआ था उसमें हम इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 पढ़ा रहे थे उन लोगों को, 110। टेंशन मत लेना कि सर फिर 110 इंडेस है क्या टोटल? 110 नहीं है, वो नंबरिंग का झोल झाल है, नंबरिंग का झोल झाल है। डोंट वरी अबाउट दैट, वो अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, या अगर बताने का मेरा मन करेगा हम आपको बताएंगे। सर होता क्या है इंडेस? What exactly is an Ind accounting standard and how are they different from the accounting standard जो हम लोग पढ़ेंगे? क्या डिफरेंस है दोनों में? तो एक लाइन का डिफरेंस समझ लो बोर्ड पे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मारुति बलेनो। मारुति बलेनो सुना? बलेनो गाड़ी देखा है? बलेनो गाड़ी देखे हो? देखियो ना, या वैगनार देखियो, वैगनार, ये वैगनार है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर, वो क्या बोलते हैं उसको, ऑडी। ऑडी गाड़ी सुनो? जैगुआर, लैंड रोवर, मर्सिडीज, वो इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, दे आर कॉल्ड इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और लोकल टाइप जो है ना, दे आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आपको इंटर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना है, फाइनल में इंडेस पढ़ना है। प्लीज
आपको दोनों सीखना है। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विदाउट द नॉलेज ऑफ इधर इंड एस और एस इज बेकार। इसलिए आपके सिलेबस को ऐसा डिजाइन किया गया कि आपको एस भी पढ़ना है और इंड एस भी पढ़ना है। नाउ थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम लगेगा, ध्यान से सुनना। जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। बोर्ड पे देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आप बोल सकते हो दे आर ओल्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या बोलोगे? ओल्ड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर्ड इन पैरिटी। पैरिटी वर्ड समझते हो? प्रिपेयर्ड इन पैरिटी विथ IFRS। क्या लिखा? कोशिश करो फुल फॉर्म बोलने का बिना बुक देखे। बुक मत देख, नीचे मत देख। असोपा जी, क्या नाम बेटा आपका? असोपा ना, क्या बोले आप? रिया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। हमारे जो इंड एस बने ना सारे वो IFRS का कॉपी है, समझ लो। दे आर ऑलमोस्ट दी कॉपी ऑफ IFRS। ओके, इंड एस इंडिया में एप्लीकेबल कब से हुआ मालूम? 2016-17। 2016-17 was the first year in which Indian companies prepared their financial statements as per, बोलो, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहली बार 2016-17। तो नया बच्चा है ना जी, 10 साल का ही तो बच्चा हुआ अभी। सो इंड एस इज अ चाइल्ड ऑफ 10 years ओनली। 10 साल पहले पैदा हुआ है हिंदुस्तान में। गॉट इट? कौन लोग इंड एस फॉलो करते हैं मालूम? ओनली कंपनीज, एंड दैट टू इवन बिग कंपनीज। इंडिविजुअल लोग जितना ही बड़ा क्यों नहीं हो जाए, इंड एस फॉलो नहीं करता। सुने क्या बोला? इंडिविजुअल लोग कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो जाए, इंड एस फॉलो नहीं करता, एएस ही फॉलो करता है। बट कंपनीज जो बड़ा होता है ना, वो इंड एस फॉलो करता है। पूरा सुनना ढंग से, 10 मिनट खाली बोलेंगे, हाँ ध्यान से सुनना। तो बड़ा कंपनी किसको बड़ा बोलेंगे? जिनका नेटवर्थ, नेटवर्थ मतलब इक्विटी। वही इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड, जिसको शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलोगे। जिनका नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़ है ना। क्या बोला? जिनका नेटवर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़ है, सिर्फ उन्हीं लोगों को, एक बार वापस से, सिर्फ उन्हीं लोगों को इंड एस फॉलो करना है। नेटवर्थ 250 करोड़ सर, टर्नओवर नहीं, पैसा, औकात। उसके पास 250 करोड़ रुपया है। 250 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। टर्नओवर 250 करोड़ बहुत लोगों का होता है, बट नेटवर्थ 250 करोड़ होना इज नॉट अ जोक, इट्स अ बिग थिंग। दूसरा, जो भी कंपनी लिस्टेड है ना, लिस्टेड समझते हो? स्टॉक मार्केट में जिसका शेयर ट्रेड होता है, परचेज सेल होता है, जिसने कभी ना कभी अपने इक्विटी शेयर को पब्लिक में इशू किया है, पब्लिक से पैसा मांग के उनको शेयर इशू किया है, उनका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुआ होगा। यस और नो? तो लिस्टेड कंपनी जितना भी है, उनका नेटवर्थ चाहे कुछ भी हो, 0, नेगेटिव, 40 करोड़, 400, 5000 करोड़, 10 लाख करोड़, they will have to follow इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो एक लाइन में अगर हम आपको बोलें कि कौन सा कंपनी इंड एस फॉलो करता है, तो आप बोलना ऑल द लिस्टेड कंपनीज प्लस, बोलो ऑल द लिस्टेड कंपनीज हो गया, विदाउट कंसिडरिंग कि उनका नेटवर्थ क्या है, प्लस अनलिस्टेड कंपनीज विथ नेटवर्थ इक्वल टू और मोर देन 250 करोड़, उनको इंड एस फॉलो करना पड़ता है। क्लियर हुआ? तो वेरी सिलेक्टेड टाइप ऑफ कंपनीज विल प्रिपेयर इंड एस या विल फॉलो इंड एस। कितनी कंपनी होगी इंडिया में? हार्डली 20,000 मैक्सिमम, साइड में बोला वो भी। टोटल 20,000 कंपनी को इंड एस फॉलो करना है। बाकी जितने लोग बच गए, मैं, तुम, छोटा कंपनी, 2 करोड़ 5 करोड़ का नेटवर्थ वाला कंपनी,
उन लोगों को क्या करना है? पार्टनरशिप फर्म क्या करना है उन लोगों को? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है। तो फिर एक बात बताओ, आज के दिन हिंदुस्तान में एएस और इंड एएस दोनों जिंदा रहना चाहिए या किसी एक के जिंदा होने से चल जाएगा? दोनों को जिंदा होना पड़ेगा ना, बिकॉज सुदर्शन अग्रवाल, अच्छा एएस का उल्टा एस ए, सुदर्शन अग्रवाल अपना बैलेंस शीट कैसे बनाएगा? एएस के हिसाब से, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंड एएस के हिसाब से। क्यों? कम नहीं, नॉट ओनली नेटवर्थ, उसको तो लिस्टेड भी है ना वो। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी का तो नेटवर्थ भी देखने का जरूरत नहीं है। अनलिस्टेड में नेटवर्थ इज अ क्राइटेरिया, लिस्टेड में नेटवर्थ देखने की जरूरत नहीं। इवन नेगेटिव नेटवर्थ भी किसी का हो जाए, नेगेटिव नेटवर्थ कैसे होता होगा? हाँ बोलो ना, हाथ उठाने का दरकार नहीं, डायरेक्ट बोलो। कैपिटल 400 करोड़, रिजर्व सरप्लस -700 करोड़, लॉस मेकिंग कंपनी, नेटवर्थ नेगेटिव हो गया कि नहीं बताओ? आप लोग समझ पा रहे हो ना सब कुछ? कंफर्टेबल है कि फास्ट हो जा रहा है? सब ठीक है ना? तो नेगेटिव नेटवर्थ इसको बोलते हैं। आप बोलिए। हम बोला, अब मैं बोला शेयर कैपिटल 400 करोड़ और रिजर्व सरप्लस -700 करोड़, टोटल करोगे तो क्या होगा? कैपिटल और रिजर्व को टोटल करोगे तो क्या होगा? -300 करोड़। तो क्या हुआ? कंपनी का इक्विटी या नेटवर्थ इज नेगेटिव। लिस्टेड कंपनी का नेगेटिव नेटवर्थ होने से भी इंड एएस फॉलो करना है। हाँ इंड, वो तो अलबात का बात, अभी मत सोचिए, अभी एक बार लग जा रहा वाला बात मत कीजिए, वो हम बाद में करेंगे। दैट विल बी टॉक्ड लेटर। यू गॉट द पॉइंट क्लियर? तो एक बार हमको फिर से बताओ, आज के दिन इंडिया में डुअल अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा है कि नहीं? इंडिविजुअल, partnership firms and unlisted companies with net worth less than 250 crores, they will prepare their financial statements as per accounting standards. All listed companies and unlisted companies with net worth greater than equal to 250 crores will prepare their financial statements as per IND accounting standards. इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, वास्ट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थोड़ा इजी है, जो आप लोग इंटर में पढ़ करके इंटर पास करोगे, फिर फाइनल में जाओगे तो इंड एएस पढ़ोगे। तो आज के दिन इंडिया में डुअल अकाउंटिंग सिस्टम चलता है। एएस भी कुछ लोग फॉलो करते हैं और इंड एएस भी कुछ लोग फॉलो करते हैं। बट रिमेंबर माई वर्ड्स, मैं और तुम जिंदा रहे, मैं जिंदा रहूं अगर, एक वक्त ऐसा आएगा जब सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंड एएस के पैरिटी के बन जाएंगे। बच्चे बाद में देखो बुक को। हेलो गर्ल, क्या नाम बेटा आपका? मोहप्रिया। बुक तब देखना जब हम आपको बोलेंगे। माय रिक्वेस्ट प्लीज, जब मैं बोलूं तो मेरी बात पे ध्यान देगा। गॉट इट? सो क्या बोला? इंड एएस कौन लोग फॉलो करते हैं, समझ में आया? क्लियर है? ओनली लार्ज companies, only large Mukesh Ambani doesn't follow Ind AS, Reliance Industries Limited follows Ind AS. Tell me why? मुकेश अंबानी का भी तो नेटवर्थ नहीं भी होगा तो हमको लगता है 7-8 लाख करोड़ रुपए तो होगा ही, ज्यादा ही होगा। क्योंकि मुकेश अंबानी कंपनी नहीं है, इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का नेटवर्थ कितना भी हो, एस फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? गुड। पैराग्राफ नंबर 2 को पढ़ो। 2 को पढ़ो, पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन मन में आएगा प्लीज आस्क। सेम या सिमिलर, आप लिख दीजिए सिमिलर। जैसे रोहित शर्मा विराट कोहली के पैरिटी का प्लेयर है, माने सिमिलर, दोनों बराबर जैसा है। आप किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं बोल सकते। पर कुलदीप यादव का बैटिंग
और विराट कोहली का बैटिंग में पैरिटी नहीं है। तो इन पैरिटी मीन्स इन सिमिलैरिटी। डिस्पैरिटी और पैरिटी नहीं बोलते हैं यार, बहुत डिस्पैरिटी है यार, बहुत डिफरेंस नहीं बोलते, डिस्पैरिटी है। हाँ यस, डिस्पैरिटी इज रिच एंड पुअर, यस, बट दो रिच दे बोथ आर एट पैरिटी। तो इक्वालिटी इज पैरिटी, इनइक्वालिटी इज डिस्पैरिटी। आ जाओ बच्चों, IFRS के बारे में मैंने एक वर्ड लिखा वहां पे, आपने नोटिस किया कि IFRS लंदन में बनता है। कहां पे? लंदन में। ज्यादातर जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है ना, यूरोपियन यूनियन हुआ, उसके बाद कनाडा हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये लोग ना IFRS फॉलो करते हैं। मिडिल ईस्ट में नहीं बता पाऊंगा, मिडिल ईस्ट मस्ट बी फॉलोइंग IFRS। हम लोगों ने, अमेरिका में US गैप चलता है, US गैप, बट दे आर प्लानिंग टू शिफ्ट टू IFRS सून। वी हैव ऑलरेडी डन दैट। सर हम लोग कहां गए? चला बना दी ना अपना इंडेस। इंडेस तो इन पैरिटी विथ IFRS है ना, तो हम लोग अपना इंडेस बनाया तो इन पैरिटी विथ IFRS। आवर इंडेस आर सेम एज IFRS। तो सर हम लोग भी IFRS ही बोल देते, व्हाट इज द डिफरेंस? आप लोग क्या दादागिरी किए कि आप इंडेस बोलते हैं, IFRS नहीं बोलते हैं? तो द आंसर इज, सुनो ये सब क्वेश्चन पूछना मेरे को, सब बताएंगे हम। द आंसर इज, हम लोग जब इंडेस बनाया ना जी, हम लोग IFRS को कॉपी पेस्ट नहीं किया। वी डिडंट डू कॉपी पेस्ट। व्हाट वी डिड वाज, वी मेंटेन्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ IFRS। हम लोग उसका सब कुछ रखा, सब कुछ, लेकिन हमको जहां जहां जरूरत फील हुआ ना, हम चेंजेस भी किया। हमको लगा ये ट्रीटमेंट IFRS का ठीक नहीं है। इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों को लगा, इंस्टीट्यूट को लगा, इंडिया का जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ना, उसको लगा कि नहीं हम लोग को IFRS बनाना है, ठीक है बनाएंगे, लेकिन हमको ये ट्रीटमेंट रॉन्ग लगता है IFRS का। हिंदुस्तान में ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमारा इकोनॉमी को, हमारा सरकमस्टांस को, हमारा वे ऑफ डूइंग बिजनेस को देखते हुए हमको जब लगेगा कि ये बदलाव करना है, हम लोग बदलाव करेंगे। तो IFRS में और इंडेस में ये फर्क है। वी डिड नॉट डिस्टर्ब द हार्ट एंड सोल ऑफ IFRS while preparing our Ind accounting standards। हम लोग बहुत ज्यादा चीजों को चेंज नहीं किए, बट जहां जहां पे हमको लगा कि चेंज करना जरूरी है, हम लोगों ने IFRS में चेंज करके इंडेस में उन चेंजेस को इंक्लूड किया। इसलिए हम लोग अपना इंडेस बनाए। एक मिनट बोलेंगे, सब बोलेंगे बेटा। हम लोग अपना इंडेस बनाए, इसीलिए हम लोगों को एक लड़ाई होती है, एक डिस्कशन आता है, अडॉप्शन वर्सेस कन्वर्जेंस। क्या लिखा बोलो? अडॉप्शन वर्सेस कन्वर्जेंस। अगर कोई IFRS को अडॉप्ट करता है ना, अडॉप्ट, कोई कंट्री ने मान लो IFRS को अडॉप्ट किया, तो वो उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। हमने कन्वर्ज किया। कन्वर्ज का मतलब हुआ हम लोग IFRS को फॉलो करेंगे, but wherever changes will be needed as per our economy, our economic circumstances, we will do suitable changes. And therefore, it's called Ind accounting standards are converged IFRS. हम लोग कन्वर्जेंस किए हैं, अडॉप्शन ने, पाकिस्तान ने अडॉप्शन किया है। उनके यहां पे ताकत ही नहीं कि वो लोग बना सके पाक एस। जी समझे बात को? हमारे अंदर पढ़े लिखे लोग, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने बनाया है इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। व्हाट द पॉइंट? अब आइए, एक बच्ची ने पूछा सर एक तो एग्जांपल दीजिए ना, जो IFRS में कोई और ट्रीटमेंट है और इंडेस में कोई और ट्रीटमेंट है। आपके सिलेबस का बात नहीं है, बट आप पूछे हैं, हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि CA फाइनल में पढ़ाना पड़ता है मेरे को रोज ही। ये जो चेंज हम लोगों ने किया ना इंडेस में व्हेन कंपेयर्ड टू IFRS, उस चेंज को हम लोग बोलते हैं दिस। क्या लिखा हुआ है? कार्व आउट बोलते हैं। कार्व आउट समझते हो? कुछ अलग रूल है IFRS में, हमने कार्व आउट करके दूसरा रूल बना दिया। हमको ये ट्रीटमेंट ही पसंद नहीं आया, बदल के हम अपना नया ट्रीटमेंट बना दिए। सर एक छोटा सा एग्जांपल दीजिए ना, बस एक ही एग्जांपल देंगे, इसके बाद और मत पूछेगा, ये CA फाइनल का सिलेबस है। एक एग्जांपल देता हूं।
कौन सा दूं? मान लो कोई कंपनी कोई दूसरा कंपनी का बिजनेस खरीदती है. बिजनेस एक्विजिशन समझते हो? यू अंडरस्टैंड द वर्ड बिजनेस एक्विजिशन? मान लो आप बिजनेस खरीदते हो, जिस बिजनेस को आपने खरीदा ना, उसका नेट असेट्स, उसके पास टोटल से 100 करोड़ का एसेट था जिसको आप अक्वायर करके लाए, और उसको आपने पेमेंट किया से 93 करोड़. परचेज कंसिडरेशन 93 करोड़. माने यू अक्वायर्ड ए बिजनेस विथ असेट्स एंड लाइबिलिटीज वर्थ 100 करोड़ एंड यू पेड 93 करोड़. तो आपको एक तरह का गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ. बोलो कैसे? 100 करोड़ का माल आपको 93 करोड़ रुपीस में मिल गया, 7 करोड़ का प्रॉफिट है. आईएफआरएस में लंदन में ये प्रॉफिट P&L में जाता है. P&L में सेल्स, रेंटल इनकम, वैसा इनकम है. इंड एस में बोला नहीं भैया, नहीं, रॉन्ग है ये, चल ना, कैपिटल रिजर्व में डालना होगा. वो बच्चा बोला, अभी पढ़ा लिखा बच्चा लगता है, उम्र भी ज्यादा है, सॉरी हाँ, मैं मजाक करूंगा. तो कैपिटल रिजर्व में जाता है ये वाला प्रॉफिट. कहां पे? किसके हिसाब से? इंड एस या आईएफआरएस? इंड एस के हिसाब से. और आईएफआरएस के हिसाब से P&L अकाउंट में जाता है, इनकम माना जाता है. हम लोग बोले नहीं, इनकम में नहीं डालेंगे, हम लोग चेंज किए, बोले कैपिटल रिजर्व में डालेंगे. इस तरह के जो बड़ा बड़ा चेंजेस है ना, दे आर कॉल्ड कार्व आउट्स. कुछ कार्व इन भी बना रखा हम लोगों ने, कार्व इन. आईएफआरएस में कोई चीज का रूल ही नहीं है. इंडिया में हमको वो रूल चाहिए. से यू प्रिपेयर्ड एन आईएफआरएस, तुम्हारा सिस्टम के हिसाब से तुम बनाया, तुम्हारा थॉट के हिसाब से बनाया, उसमें एक हमारा वाला ट्रांजैक्शन है ही नहीं. तो हमको लगा इस ट्रांजैक्शन का तो रूल हमको चाहिए. तो तुम्हारे यहां देयर इज नो रूल, तुम्हारा मन लंदन, हमको वो रूल चाहिए. तो हम उसको तो कार्व आउट नहीं बोलेंगे, हम तो कार्व आउट तो किए नहीं, हमने कार्व इन किया, हम अपना नया रूल बना करके डाला. डोंट आस्क फॉर एन एग्जाम्पल नाउ. वेट, बात समझ में आया? पहले समझो, सब क्वेश्चन का आंसर करेंगे सर. वो बताइए ना, बच्चे आउट ऑफ सिलेबस बेचारे फाइनल का पूछिए, हम बताए ना उसको, हम बताएंगे आप लोगों को. और ये सब आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है. बिफोर यू आस्क एनी क्वेश्चन, रीड पैराग्राफ नंबर 2 फर्स्ट. फर्स्ट लाइन इज ओके, गुड. सेकेंड लाइन इज ओके, गुड. 2016-17 ओके है. ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, एमसीक्यू में आ सकता है ये सब चीज. 2 मार्क्स का कोई भी एक तो पॉइंट से पूछ दिया आप लोगों को. व्हाट इट? अच्छा, जब आईएफआरएस मतलब इंड एस इंट्रोड्यूस किया था ना इंडिया में, तो जेटली जी थे फिनांस मिनिस्टर. यू नो जेटली जी? अरुण जेटली, नाम सुना आप लोगों ने? ओके. तो अरुण जेटली वॉज द फिनांस मिनिस्टर. जब वो रूल लेकर के आए ना ये वाला, तो उन्होंने 2 लाइन बोला. उन्होंने बोला वॉल्यूंटरीली एंड मैंडेटोरीली. बोला 2015-16 से वॉल्यूंटरीली ए कंपनी कैन गो फॉर इंड एस, बट 16-17 से तो यू हैव टू गो टू इंड एस. नहीं समझे? बोलो क्या बोले? अगर आपका मन करे ना, 1 साल पहले से भी लगा सकते हो इंड एस. ऐसे 16-17 से रिलायंस को इंड एस में घुसना ही घुसना है. बट अगर रिलायंस का मन करेगा ना, तो 15-16 2015-16 का फिनेंशियल स्टेटमेंट को भी इंड एस से बना सकता है. कोई एक रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, प्रोस्पेक्टिव, कोई एक भी कंपनी 2015-16 में इंड एस वाला बैलेंस शीट नहीं बनाया. नॉट ए सिंगल कंपनी इन इंडिया. तो इंडिया में जब तक कोई चीज मैंडेटरी नहीं होता ना, वॉल्यूंटरीली हम लोग कोई काम नहीं करते. कंपलसरी है, स्कूल जाना ही होगा तब जाते हैं. जाओ नहीं जाओ चलेगा, छोड़ो ना, कौन जाता है? बोलिए ऐसा होता है कि नहीं? चलिए, पैराग्राफ नंबर 2 कम्स टू एन एंड. एक स्टूडेंट, हाँ दे रहे जवाब. बच्चों का कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर करता हूं. ओके, बोलो बच्चा.
यस यस, अडॉप्शन वर्सेस कन्वर्जेंस बोलो। नहीं, इंड एज तो बहुत बाद में बनाया ना बेटा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्टेड इन 1970। 1970 से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहा है। इंड एज 2016-17 में आया, और वो भी इंड एज बोला बड़ा कंपनी लोग फॉलो करेगा, बाकी सारा लोग एस फॉलो करेगा। अब आप पूछो क्वेश्चन। यस 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 यस, हाँ बोल दिया। करेक्ट करेक्ट, क्वेश्चन पूछो ना बेटा। हाँ नहीं, अडॉप्शन और कन्वर्जेंस तो अलग ही स्टोरी है। डोंट मिक्स विद दैट। अडॉप्शन वर्सेस कन्वर्जेंस इज डिफरेंट स्टोरी। कोई कोई कंट्री ने क्या किया, लंदन में आईएफआरएस था ना, उसको कॉपी करके डाल दिया, तो वो लोग बोला वी हैड अडॉप्टेड आईएफआरएस। उनके पास कहां पे, तुमको पता, उनके पास एस हो, बट बड़ा कंपनी के लिए मान लो इंड एस उनको बनाना था, तो वो लोग बोला हम लोग आईएफआरएस को कॉपी करेंगे, हमारा अपना बनाने का ताकत नहीं। पर हम लोग को लगा नहीं, हम लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो वी डिड कन्वर्जेंस। सो वी प्रिपेयर्ड इंड एस। अभी बोलो क्या क्वेश्चन है। तो फिर वो बाद में हुआ क्या चीज। मतलब ये जो साल में जो हुआ 2016 और 17, यस तो फिर कन्वर्जेंस के बाद मतलब वो यस, कन्वर्जेंस का मतलब हुआ, सुनो बेटा, अभी तक आप कन्वर्जेंस का मतलब ही नहीं समझे, ढंग से सुनो। कन्वर्जेंस का मतलब वी प्रिपेयर्ड आवर ओन इंड एस which are in parity with IFRS with some changes as per our economic environment, economy and our way of doing business. That is called convergence. Pakistan did adoption, means they did not change anything. They said IFRS को ही हम फॉलो करेंगे विदाउट एनी चेंज एनीवेयर। तो जो लोग एडॉप्ट कर लिया वो लोग कोई चेंज नहीं लाया, हम लोग चेंज लाए। जैसे वो बच्ची ने चेंज पूछा ना, बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो गेन होता है उसको पीएल में डालता है आईएफआरएस में, हम लोगों ने कैपिटल रिजर्व में डालने का डिसीजन लिया। सो हम लोग क्योंकि कन्वर्ज किए थे, अगर हम लोग भी अडॉप्ट किए होते तो हम लोग भी पीएनएल में डाला होता, बट हमको लगा नहीं वो चीज ठीक नहीं है, तो हमने कन्वर्ज किया। तो अडॉप्शन और कन्वर्जेंस का 2016-17 से कोई मतलब ही नहीं है। दोस टू आर अनरिलेटेड थिंग्स। यू आस्क द क्वेश्चन, समझ में आ गया? गुड। आप कुछ पूछ रहे थे, बोलो। जो आपने एग्जांपल दिखाया उसमें कैपिटल प्रॉफिट को कैपिटलिज्म इसीलिए वेस्टिंग को वन टाइम में नहीं, कुछ नहीं, कोई वन टाइम फन टाइम का ज्ञान नहीं है। वो हम बताएंगे आपको जब कैपिटल रिजर्व का डिस्कशन आएगा सेपरेट चैप्टर में, हम आपको बताएंगे। वन टाइम तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी होता है, उसको तो पीएनएल में डालते हो। सो वन टाइमर इंपॉर्टेंट नहीं है। वेदर इट्स ए कैपिटल प्रॉफिट और इट्स ए रेवेन्यू प्रॉफिट, दैट डिसाइड्स वेदर इट विल गो टू कैपिटल रिजर्व और इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वन टाइमर का फंडा इज नॉट करेक्ट। अभी खाली इतना ही सुन के रखेंगे, बाकी कैपिटल रिजर्व का अपना डिस्कशन है, अराउंड 3 महीना के बाद में आएगा। ओके, सो पैराग्राफ 2 इज ओके। आइए बुक में पैराग्राफ नंबर 3 में चले जाइए। समझ में आया पैरा 1 पैरा 2 अच्छे से? वेरी गुड। तो कोई बोलेगा इंड एस क्या है, क्या बोलोगे? क्या होता है इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? बोलना, फाइनल में पढ़ेंगे। क्या बोलोगे? इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर new set of accounting standards which are prepared in parity with IFRS. We have decided to make some changes as per our own economic environment. Those changes are called, क्या changes को बोलते थे? Carve outs. क्लियर है? ये सब नहीं भी लिखने से चलेगा, आप खाली न्यू सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल दीजिएगा। और कौन लोग फॉलो करता है जरूर बोलिएगा। कौन लोग फॉलो करता है इंड एस को? All the listed companies plus unlisted companies whose net worth is more than equal to 250 crore. Net worth और टर्नओवर सेम है? नो, टर्नओवर सेल्स है।
टर्नओवर P&L का आइटम है, नेटवर्थ बैलेंस शीट का आइटम है। क्लियर? अभी इतना ही जानो, इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन। टॉपिक का नाम क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। वेट, हाँ इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, मेरे को जगह मिल जाएगा लिखने का। आपको दिखाई दे रहा है ना ठीक से? और आप कंफर्टेबल है मेरा लेक्चर से? एकदम सब समझ में आ रहा है अच्छे से? वेरी गुड, थैंक यू। वेट, हाँ थोड़ा सा मैं इसको जरा इरेज कर दूं। हाँ बोलो, जरूर पूछ बेटा, जोर से बोल। कार्व इन, यस, न्यू, यस, बदलाव। चेंजेस आर कॉल्ड कार्व आउट्स। हम लोग एलिमिनेट नहीं किया कुछ भी, यस, हम लोग कुछ भी एलिमिनेट नहीं किया। डाला है कुछ या बदला है कुछ, हटाया हमने कुछ भी नहीं। हटाया जानते क्यों नहीं हम लोगों ने? हटाया इसलिए नहीं कि हम लोगों को लगा कि कभी उन लोगों ने रूल बनाया है कोई सिचुएशन को लेके, वो सिचुएशन हमारे यहां आज नहीं है बट कल तो आ सकता है ना, तो हम क्यों हटाएंगे? हमने हटाया कुछ नहीं, ईदर वी चेंज्ड समथिंग और वी एडेड समथिंग। दोज एडिशंस, थैंक यू, गुड क्वेश्चन। दोज एडिशंस आर कॉल्ड, बोलो, दोज एडिशंस आर कॉल्ड कार्व इन्स एंड दोज मॉडिफिकेशंस और चेंजेस आर कॉल्ड कार्व आउट्स। और बाकी सारा चीज हमने इंड एस में IFRS के साथ सेम टू सेम रखा। देयरफॉर वी से इंड एस आर प्रिपेयर्ड इन पैरिटी विथ IFRS। IFRS को ना वर्ल्ड में सबसे बेस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड माना जाता है। सो ब्यूटीफुल ना, मत पूछो। IFRS फिर हम लोग भी अपना ब्यूटीफुल बना दिए अपना। हाँ 1960s से चल रहा है और पहले से, उसका भी स्टोरी लाइन सुनाएंगे आप लोगों को। अभी आइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बात करते हैं। तो एक बात हमको बताओ, ऐसे ही बिना देखे, बुक छोड़ दीजिए, मेरी तरफ देखेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन फॉलो करता है? कोई तो फॉलो करता होगा। कोई भी एक स्टूडेंट हाथ उठा के जवाब दो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन फॉलो करता है? सौम्योजीत बोल। थैंक यू, गुड आंसर। और कोई फॉलो करता है? चाहे कितना ही बड़ा नेटवर्थ हो, गुड बॉय, वो लोग सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है। और आप लोगों का पूरा सिलेबस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही है। हम जो अगला 100-150 क्लास लेंगे, समवेयर बिटवीन 100 to 150 क्लास हम लेंगे। आई डोंट नो एज ऑफ नाउ कि हम कितना क्लास लेंगे, बट 100 to 150। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडिया में 1970s से समझ लो इश्यू होना चालू हुआ। इन टोटल 29 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वेर इश्यूड। थोड़ा हिस्ट्री बैकग्राउंड सुनना अच्छे से। इन टोटल 29 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वेर इश्यूड, फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। बैकग्राउंड में बता दें, एक वक्त ऐसा भी आया था जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30, 31 और 32 भी इश्यू हुआ था, लेकिन इनको विड्रॉ कर लिया गया। विड्रॉ बोला नहीं, स्टैंडर्ड ऊपर है, बड़ा चीज है, अभी मत इसको अप्लीकेबल बनाओ, तो इनको विड्रॉ कर लिया गया। कहीं कहीं तुमको बुक में एज 32 दिख जाएगा, आपका बुक में नहीं, कोई इंटरनेट पे कहीं कहीं देखोगे ना तो आपको एज 32 दिखेगा। इंटरनेट में तो पुराना स्टोरी भी रहता है ना, बहुत सारा, 10 साल 20 साल 50 साल पुराना, तो आपको 32 दिखेगा। आप मेरे को क्वेश्चन पूछोगे, सर आप तो बोले थे 29 लास्ट, कहां से आया 31, 32? तो मैं आपको बता दूं, मेरे को मालूम है बैकग्राउंड, ये भी कभी इंडिया में अनाउंस हुआ था, बट दे कुड नॉट बी मेड मैंडेटरी। इसको एप्लीकेबल हम लोग नहीं कर पाए थे, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल वाज बिग, तो ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑन टुडे देयर आर 29 नंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ओनली, 30, 31, 32 आर नॉट देयर। गॉट इट? तो बात ही मत करना 30, 31, 32 का, बट कहीं लिखा हुआ मिले तो हमसे क्वेश्चन मत पूछना, हम बता दिया। 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 ऑब्सोलिट हो गया है, डिलीटेड। क्लियर? डिलीटेड।
सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या चीज पे था? 6, डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग। नाम सुना है? डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन तो सुना ही होगा जी। हाँ, बस डेप्रीसिएशन ही वर्ड बोलो ना, डेप्रीसिएशन तो नाम सुना ही है, जानते हो ना डेप्रीसिएशन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि नहीं है, P&L में दिखाते हैं कि नहीं, और असेट का कैरिंग अमाउंट गिरता है कि नहीं, बस इतना ही बोलो आज के दिन, बाकी बाद में बोलेंगे। डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग का जो एज था ना 6, व्हेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 वाज रिवाइज्ड एंड न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 वाज इंट्रोड्यूस्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 का सारा कंटेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर ला दिया, इसलिए 6 का जरूरत खत्म हो गया। 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 था रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंटिंग, माने अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। यू नो रिसर्च वर्ड सुना? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन सा कंपनी सबसे ज्यादा करता है? विच कंपनीज आर इंडल्ज्ड इनटू मेनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज? गेस, थोड़ा कोशिश करो बोलने का, रिया जी कोशिश करिए बोलने का। किस तरह की कंपनियां R&D एक्टिविटीज बहुत करती हैं? क्या चीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट से बन के सामने आता है? फार्मास्यूटिकल कंपनीज। जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, दे डू लॉट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज, they do lots of research and development। तो पहले एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, क्या नाम था? रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंटिंग। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बनाना, इंटेंजिबल असेट्स, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 वाज विड्रॉन, सारा कंटेंट एज 26 में ला दिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो इन टोटल फिर कितना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बचा? कितना? 27। 1 2 बोलते जाओ, 3 4 5, देखो मत, बिना देखे बोलो सौम्यजीत। 5 7 9, बस अब मत बोलो, सीधा अप टू 29। खाली 6 एंड 8 मिसिंग है। अब आप वो लिस्ट देखिए जो मैंने बुक में लिख के दिया है। AS1 का नाम क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। 4, contingencies and events occurring after the balance sheet date. 5, net profit or loss for the period prior period items and changes in accounting policies. 7, construction contract. 9, revenue recognition. 10, property plant and equipment. 11, effects of changes in foreign exchange rates. 12, accounting for government grants. 13, accounting for investments. 14, accounting for amalgamations. 15, employee benefits, salary, wages, provident fund, gratuity, employee benefit। बाकी सबका ना नाम सुनते ही समझ में आ गया होगा। एम्प्लॉई बेनिफिट्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा तो मैं थोड़ा समझा दिया इसका नाम क्या है, सब आपको पढ़ना है। 16, बोरोइंग कॉस्ट। 17, सेगमेंट रिपोर्टिंग। 18, related party disclosures. 19, leases. 20, earning per share. 21, consolidated financial statements. 22, accounting for taxes on income. 23, accounting for investment in associates. 24, discontinuing, जिस बिजनेस को हम बेचने वाले हैं, डिसकंटिन्यू करने वाले हैं, अपने ऑपरेशन को, अपने बिजनेस को, अपने डिवीजन को अगर डिसकंटिन्यू करने वाले हैं तो AS 24 विल बी यूज्ड। AS 25, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। 26, इंटैंजिबल असेट्स। 27, जॉइंट वेंचर्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। 28, impairment of assets. 29, provisions, contingent liabilities and contingent assets.
सर इतना सारा पढ़ना है हम लोग को, यस, वो भी डिटेल में, बढ़िया से. सो ऑल दीज 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इन योर सिलेबस. जब कलकत्ते में, मतलब मैं जब पढ़ाना चालू किया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिलेबस में नहीं होता था, फिर भी मैं बच्चों को पढ़ाता था, क्योंकि मेरे को मालूम था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही फ्यूचर है. अब पूरा सिलेबस ही एएस को बना दिया. पहले बहुत सारा फालतू फालतू चैप्टर होता था सिलेबस में. हाँ, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में अकाउंट्स 1 अकाउंट्स 2 हम लोग वैसे ही पढ़ के पास किया. सर ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम हम लोग को याद हो जाएगा, यस, सारा हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. अभी कोशिश मत करना कि इसका नाम याद रखा जाए, ओके? अभी खाली इतना दिमाग में रखना है, 6 and 8 बोलो. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 ऑब्सोलीट है, नहीं है. बाकी 1 से लेके 29 है, हम लोग को पढ़ना है, ओके? जाओ पैराग्राफ नंबर 3 को टॉप में जो लिखा हो उसको रीडिंग कर लो. पढ़ लिए? सर एक नया चीज जानने मिला वहां पे, आप बोले नहीं थे पढ़ाते वक्त, अभी बोलेंगे ना. सर कंपनीज तो ठीक है, समझ में आ गया, कंपनी के बारे में आप जो बोले थे वही लिखा हुआ भी है. बाकी नॉन कॉर्पोरेट्स के बारे में जब बात हुआ तो आपने बोला ऑल द नॉन कॉर्पोरेट्स, all individuals, partnership firms, they have to prepare their financial statements as per accounting standards. Yes or no? मैंने बोला यही वाला बात. अब ये पूरा सच नहीं है, 99% सच है. पूरा सच सुनिएगा ढंग से. मान लीजिए एक गरीब पान वाला है सामने में, आप निकलेंगे यहां से, बगल में तो पान वाला चाय वाला है. मान लीजिए वो भी अपना बैलेंस शीट बनाता है, P&L बनाता है, इनकम टैक्स में पेपर फाइल करता है, बनाता है P&L बैलेंस शीट. क्या वो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा? एवरीबडी जो चना बेचता है लेकर के घोटी गरम करता है, वो लोग भी एस फॉलो करेगा? नो. ओनली दोज एंटिटीज, ध्यान से सुनना, ओनली दोज एंटिटीज जिनके फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट होता है ना, ऑडिट, उन्हीं को एस फॉलो करना पड़ता है, सिर्फ उन लोग को. और कंपनीज का नेचुरल ऑडिट होता है, आपको मालूम है. कंपनीज का फिनेंशियल स्टेटमेंट आप पढ़ोगे ना, ऑडिट का ट्यूशन लोगे, आपको सुनाई देगा, टीचर बोलेंगे कि ऑल कंपनीज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड. वो कंपलसरी है. बट सारा पार्टनरशिप फर्म का फिनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो ये जरूरी नहीं है. हमारा बैलेंस शीट का ऑडिट हो ये जरूरी नहीं है. पर मेरा ऑडिट होता है, क्योंकि इनकम टैक्स के हिसाब से मेरा जो लेवल है उससे ज्यादा का सेल्स है, तो मेरा इनकम टैक्स का ऑडिट होता है. टैक्स ऑडिट बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? टैक्स ऑडिट. तो क्योंकि मेरा ऑडिट होता है, मेरे को एस फॉलो करना पड़ता है. तो आप बोलिए ठीक है, एवरीबडी फॉलोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो लोग इंडिविजुअल नॉन कॉर्पोरेट्स में हैं, लेकिन ये सच नहीं है. सच है ओनली दोज नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज हुज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑडिटेड. और कंपनी के लिए वर्ड क्यों नहीं लिखा? बिकॉज कंपनी का कंपलसरी ऑडिट होता ही होता है. क्लियर? अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप हमको इसका आंसर बताना, ओके? मेरे भाई साहब है रामावतार अग्रवाल, मैं हूं सुदर्शन अग्रवाल, और एक है कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. इनको ऑडिट नहीं होता है, छोटा बिजनेसमैन है, मेरा ऑडिट होता है. और ये तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, लिस्टेड कंपनी है, तो ये तो इंड एस फॉलो करेगा. टॉक अबाउट दिस एंड दिस मैन.
इसका ऑडिट होता है। यस, एस फॉलो, क्योंकि जानता है बेटा, ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट में लिख के देना पड़ता है कि द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। हेलो, सुने क्या बोले? द ऑडिटर हैव टू गिव अ रिपोर्ट कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अगर मैंने एस फॉलो नहीं किया तो लिख देगा कि दीज फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर accounting standards, and that's called bad remarks. Nobody will believe my financial statements. इनकम टैक्स वाला उसको फाड़ के फेंक देगा, बोलेगा नहीं बेकार है। गॉट द पॉइंट? अच्छा, मेरा भाई भी बनाता है अपना बैलेंस शीट P&L, नहीं उसका ऑडिट नहीं होता है। छोटा फर्म है, छोटा सा प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उनको एस फॉलो करने का जरूरत नहीं है। गॉट द पॉइंट? क्लियर? तो ऐसा भी सच नहीं है कि ऑल इंडिविजुअल्स प्रिपेयर देयर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नो, दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज आई नो मेरे भाई का भी बैलेंस शीट बनता है, मेरा भी बैलेंस शीट बनता है। मेरा बैलेंस शीट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है, भैया का बैलेंस शीट ऐसे ही बनता है बिना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। तो सर फिर तो गलत सलत रहता होगा। लेट देम डिसाइड। एस के हिसाब से नहीं है। अब कोई चीज एस के हिसाब से नहीं है तो गलत ही है क्या? वो इंड एस के हिसाब से भी तो हो सकता है, तो बात बोल रहे हैं। वो IFRS के हिसाब से भी तो हो सकता है, और वो कमजोर भी हो सकता है। बस ये क्लियर है कि मेरे बड़े भाई का बैलेंस शीट में एस फॉलो नहीं होता। कंफ्यूजन है या क्लियर हो गया? 100% पक्का। 1 मिनट। सौम्यजीत का क्वेश्चन है, बोल बेटा। जो फर्म्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उन लोगों का सबका टैक्स ऑडिट कंपल्सरी? नो। टैक्स ऑडिट हमेशा एक लेवल से ऊपर अगर आपका ग्रॉस रिसीट होता है तभी होता है। आज आपका होमवर्क है, गूगल से पता करना, ChatGPT, गूगल, कहीं से भी पता करना कि किन लोगों का टैक्स ऑडिट होना जरूरी है। सुने क्या बोले? ये छोटा सा आज होमवर्क है, कल इसके बारे में बात करेंगे। ओके सर, ये हम लोग को कौन पढ़ाएगा? इनकम टैक्स का टीचर पढ़ाएगा। और आज हम एक तो होमवर्क दिए छोटा सा। गॉट द पॉइंट? चलो पैराग्राफ नंबर 4 पे चलते हैं। क्या नाम है? पैराग्राफ 4 का हेडिंग क्या है? पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। रेडी? एक ही पर्पस है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सौम्यजीत पढ़ेगा बाद में, पहले बोर्ड देखो। क्या बोला? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम बैलेंस शीट बनाते हैं फिनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्म करने के लिए। हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं फिनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में इंफॉर्म करने के लिए। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के बारे में इंफॉर्म करने के लिए। हम नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाते हैं डिटेल्स के बारे में इंफॉर्म करने के लिए। सर किसको इंफॉर्म करना है? सबको, जिसको भी फिनेंशियल स्टेटमेंट यूज करने का है उसको हम इंफॉर्म करते हैं। सर कौन यूज करता है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को? लॉट्स ऑफ पीपल। सर ढंग से बताइए ना। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फिनेंशियल स्टेटमेंट सुदर्शन अग्रवाल यूज करता है। सर मूड़ी रख के खाते हैं क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज करते हैं? पढ़ते हैं हम। अभी मेरे सामने था ना, मैंने तुमको दिखाया था ना जरा। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो सर यूज करना मतलब क्या हुआ? पढ़ते हैं हम लोग, बैलेंस शीट देखते हैं, P&L देखते हैं, नोट्स देखते हैं, प्रॉफिट पता करते हैं, लॉस पता करते हैं, टर्नओवर देखते हैं, फैक्ट्री कहां पे है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, सब देखते हैं। सर देख के क्या पता चलता है? देख के पता चलता है इसमें इन्वेस्ट करें या इन्वेस्ट नहीं करें, पैसा लगाएं कि पैसा नहीं लगाएं, इसको माल बेचें कि माल नहीं बेचें।
इससे माल खरीदें कि माल नहीं खरीदें, इसको लोन दें कि लोन नहीं दें, इससे लोन लें कि लोन नहीं लें। नहीं समझे? आपके पास जब इंफॉर्मेशन रहता है तो आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा होता है कि बुरा होता है? एक तो मूवी चले जाए बिना इंफॉर्मेशन के, डर रहेगा ना कि मूवी अच्छा हुआ तो क्या होगा, खराब हुआ तो क्या होगा, जो भी एक तो टेंशन रहेगा। बट इफ यू आर इन्फॉर्म्ड यू विल टेक डिसीजंस प्रॉपरली। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर prepared with only one purpose, and that is to provide information. Balance sheet is prepared to provide information about financial position, assets, liabilities and equity. Profit and loss is prepared to provide information about financial performance, incomes, expenses and profits. Cash flow statement is prepared to provide information about cash inflows and cash outflows, divided into operating activities, नाम सुना है, investing activities, financing activities. Notes on accounts are prepared to provide information about the details of various items of the balance sheet, P&L and cash flow. So financial statements बनाने का एक ही पर्पज है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। किसको? आंसर है जिसको चाहिए उसको, जिसको मन करे वो देख ले जा करके। तो सर सबका फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या नेट इंटरनेट पे होता है? नहीं, ओनली कंपनीज जो लिस्टेड कंपनी, जिस पब्लिक कंपनी बोलते हैं ना, जिन्होंने पब्लिक में शेयर इश्यू किया है, उनका फिनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक के पास होता है। तो सर बाकी का फिनेंशियल स्टेटमेंट देखना होगा तो वो नहीं दिखाएगा आपको, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो खाली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाएगा और आरओसी को दिखाएगा, सबको नहीं दिखाएगा। जैसे मेरा बैलेंस शीट तुम बोलेगा सर हमको दिखाए, काहे दिखाएंगे भैया, काहे? सर आपका नेटवर्थ पता नहीं, मेरे अंदर क्या इन्वेस्ट करोगे? आई एम नॉट अ कंपनी, आई एम एन इंडिविजुअल। यू कैन बाई इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, यू कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी, यू कैन नॉट मेक इन्वेस्टमेंट इन एन इंडिविजुअल। यस और नो? बोलो हाँ या ना। तो आप इंडिविजुअल के अंदर कैसे इन्वेस्ट करोगे? गो एंड इन्वेस्ट इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गो एंड बाई सम शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 1400 रुपए दाम है, खरीद लीजिए जाकर के। अभी 1425 के आसपास बंद हुआ होगा आज। ये भी आज का होमवर्क है, गूगल में जाकर के देखिएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर आज कितना रुपया में बंद किया। बंद हो गया मार्केट 330। 2 होमवर्क दिए छोटा छोटा, ढूंढिएगा प्लीज। ओके नाउ इज इट ओके? पैराग्राफ नंबर 5 इज ओके? 4 था क्या वो? 4 इज ओके। अब आइए 5 नंबर पॉइंट, नाम क्या है? नोट्स ऑन अकाउंट्स। क्या इसके बारे में हम बात कर चुके मल्टीपल टाइम्स? रीडिंग कर लीजिए और देखिए कुछ भी ऐसा बात है क्या जो बचा हुआ है और आपको मेरे से बात करने का मन है। एक मिनट पढ़ने दो, सबको पढ़ने दो, उसके बाद पूछो, बिकॉज आपके क्वेश्चन है ना, बाकी लोग भी बेनिफिटेड होंगे। सो लेट एवरीबडी फिनिश द रीडिंग एंड देन यू आस्क योर क्वेश्चंस। इज इट ओके? हम लोग डिस्कस करेंगे, नोट्स ऑन अकाउंट्स अपने हाथ से बनाएंगे भी। एकदम सिंपल एक तो आपको नोट्स ऑन अकाउंट दिखाते हैं, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। हाँ, जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट में एक आइटम है, क्या लिखा बोलो? ट्रेड रिसीवेबल 400 करोड़। ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा? हेलो एवरीबॉडी, एसेट है ना? बच्चे ने और अच्छा से बोला करेंट एसेट है, थैंक यू। ये सब बात बाद में करेंगे कोई दिन। गुड। बैलेंस शीट में खाली ट्रेड रिसीवेबल लिखा हुआ रहेगा। अगर आप उसके नोट्स में जाओगे ना, मान लो नोट नंबर 9 से ट्रेड रिसीवेबल, तो उसके अंदर आपको डिटेल मिलेगा सन्ड्री डेटर्स कितना है और बिल्स रिसीवेबल कितना है।
समझे? इसके अंदर डिटेल खोजोगे ना तो डिटेल मिलेगा। लेस देन 1 ईयर कितना है, 1 से 2 ईयर कितना है, 2 से 3 ईयर कितना है, 3 से 5 ईयर कितना है, माने ईयर वाइज ब्रेकअप मिलेगा आपको। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना बनाया हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के अंदर नहीं मिलेगा। वहां तो एक लाइन है 400 करोड़। बट क्या बाकी डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है? कितना पुराना डेटर है, जितना पुराना रहेगा उतना डूबने का चांस, जल्दी बोलो, जितना पुराना डेटा रहेगा उसका बैड डेट होने का चांस उतना ज्यादा रहेगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? नोट्स ऑन अकाउंट्स में। सो डेविल लाइज इन द डिटेल्स एंड डिटेल्स आर देयर इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स। अब उस बच्ची को कुछ क्वेश्चन पूछना है, पूछो बेटा। नोट्स में नहीं, अभी नहीं दिखेगा। अगर वो कौन बच्ची का अलग क्वेश्चन है, एकदम अलग, नॉट रिलेटेड टू what we are discussing at this point of time. What this girl is asking, all please listen. बच्ची ने पूछा सर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी का कुछ बताइए आप उसके बारे में। बच्ची ने जो क्वेश्चन पूछा दैट इज अ लिटिल, मैं क्या बोलूं, एब्रप्ट बोल दो या वेग बोल दो, मैं थोड़ा अच्छा से आपको समझा देता हूं। जो भी उसको पूछना चाहती है मेरा इस 2-3-4 सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा। व्हाटएवर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, सर ये क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में सीखोगे। अभी जब एस नाम पढ़ रहे थे, जाओ देखो एस 29 का नाम क्या है ना, वहां पे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है ना, वहां पढ़ोगे तो उस दिन ये जवाब फिर से भी देंगे हम। सर होता क्या है, मान लीजिए कोई पेंडिंग कोर्ट केस है, पेंडिंग कोर्ट केस, काउंट नहीं है, UR है, पेंडिंग कोर्ट केस है। हम किसी को राइस सप्लाई किए थे, हम राइस के वेंडर हैं, हम किसी को राइस सप्लाई किए थे 400 kg, वो बोला कि माल डिफेक्टिव है, तो मेरे अगेंस्ट में केस कर दिया वो 5 लाख रुपीज पेनल्टी का। वो केस अभी भी पेंडिंग है। तो पेंडिंग कोर्ट केसेस आर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। ऐसा लायबिलिटी जो देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स। एनी लायबिलिटी जिसको देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, बोलो, विल बी डिसाइडेड बाय फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स, दोज आर कॉल्ड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज। पूरा डिटेल 29 में पढ़ाएंगे। तो सर ठीक है, पेंडिंग कोर्ट केस है, 5 लाख रुपया का मान लो, करना क्या? लायबिलिटी तो नहीं है? नहीं है। लायबिलिटी हो गया तो पैसा देना पड़ेगा ना, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश। यहां तो पैसा नहीं है, ऑब्लिगेशन तो नहीं है, लेकिन ऑब्लिगेशन बन सकता है कि नहीं, बोलो, बन सकता है कि नहीं, बोलो, बन सकता है ना। कब? फ्यूचर में। कब? अगर कोर्ट का डिसीजन मेरा अगेंस्ट, फेवर में आने से कैसे, हाँ फेवर में नहीं, ओके सॉरी, अगर कोर्ट का डिसीजन मेरा अगेंस्ट में आ गया तो पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? अगर देना पड़ेगा, व्हाट हैपेंड? यस, गुड गर्ल, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बिकेम एक्चुअल लायबिलिटी। रुको रुको, अभी रुको, पूछा है तुमने, वेट करो बेटा, पहले मेरा बात कंप्लीट होने दो। सो टिल इट वॉज ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, we were showing it in the notes on accounts only. Once it became actual liability, we have to show it in the balance sheet के अंदर। सर ये तो P&L को भी हिट करेगा ना, लॉस भी तो हुआ ना हमको। बिल्कुल लॉस भी हुआ। P&L डेबिट होगा, लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। जो जर्नल एंट्री होगा ना, P&L विल बी डेबिटेड, लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एडवर्स डिसीजन ऑफ द कोर्ट, या कॉम्पनसेशन पेड, या कॉम्पनसेशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी फॉर कॉम्पनसेशन। बट अभी जर्नल में नहीं जाते हैं, अभी खाली उस बच्ची के क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो ऐसा नहीं कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कभी भी एक्चुअल लायबिलिटी नहीं बनेगा, बन ही सकता है। आज के दिन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, तो ऑन टुडे इट इज बीइंग शोन इन दी
notes on accounts only. Any more questions? Comfortable? चलो नेक्स्ट पैरा. ये कितना नंबर पैरा हुआ है हम लोग का? अभी 6th नंबर में जाएंगे ना. क्या है 6th नंबर पैराग्राफ का हेडिंग? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस. यहां पे थोड़ा मोड़ा ना आप लोगों को लिखना पड़ेगा, अभी नहीं, जब हम बोलेंगे तब. ओके, सो लेट मी स्टार्ट. 1 मिनट मुझे टाइम देना, थोड़ा सा मैं इसको डिलीट हटा दूंगा, इरेज कर दूं, तो मेरे को जगह मिल जाएगा लिखने के लिए. अच्छा, इसके बाद ना एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 10 मिनट का, उसके बाद का क्लास, उसके बाद स्टार्ट करेंगे. ओके. अच्छा, आपका क्लास का टाइमिंग क्या है मुन्ना? 2:15 से लेके, अच्छा 4:30 है क्या? ओके ओके. सो इट्स 2 hours and 15 minutes का क्लासेस. ओके. अच्छा, हम ना 2:15 को शार्प आ जाते हैं. आज 5 मिनट लेट से आए क्योंकि आज पहला दिन था आप लोगों का, थोड़ा सेट वेट होना भी था आप लोगों को, तो बोल के हम 5 मिनट लेट से. अदरवाइज ना आई ऑलवेज कम इन टाइम. ओके, सो प्लीज बी इन टाइम एवरी डे. ओके. नाउ मैं ये बोल रहा था कि फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस होता क्या है, बोलना नहीं है, सुनना है. और फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस कितना है नंबर्स में, और कौन सा है, और फिर उनके बारे में पढ़ेंगे. तो सर अभी क्या पढ़ना है? अभी पढ़ना फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन का मतलब क्या है. यू मस्ट बी नोइंग गोइंग कंसर्न. नाम सुना होगा आपने गोइंग कंसर्न का. कंसिस्टेंसी नाम सुना है? कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, दे ऑल आर फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions. We will discuss them one by one. But what is the meaning of the word fundamental accounting assumptions? Don't read the book now. First see my face. What is the meaning of the word fundamental accounting assumptions? The answer is, these are those accounting rules. Fundamental accounting assumptions are those accounting assumptions, those rules, those regulations which everybody follows. Which everybody follows means most popular rules are called fundamental accounting assumptions. And everybody, whoever is using those financial statements, they believe that these rules are pakka followed. क्या बोले, सुन पाए? क्या बोले, बोलो. फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस अकाउंट्स के वो रूल्स हैं जिनको हर कोई फॉलो करता है, और हर आदमी जो भी उस बैलेंस शीट P&L को पढ़ता है ना, वो ये बिलीव करता है कि यार ये रूल तो हर कोई फॉलो करता है, तो ये आदमी भी फॉलो किया हुआ ही होगा. जैसे हर किसी का बैलेंस शीट गोइंग कंसर्न पे बनता है, तो हमारे सामने जब बैलेंस शीट आती है ना रिलायंस की, तो हम मान के चलते हैं गोइंग कंसर्न तो इसमें फॉलो हुआ ही होगा, कंसिस्टेंसी तो इसमें फॉलो हुआ ही होगा, P&L तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे बना ही होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ है ना तो सामने वाले को बताना पड़ता है, और अगर ऐसा हुआ है ना तो उसको बताने का जरूरत नहीं है, बिकॉज हम लोग को तो मालूम है ऐसा ही हुआ होगा, बिकॉज हर कोई तो वैसा ही करता है. समझ पाए क्या बोले? फिर से बोलता हूं. गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल are those 3 fundamental accounting assumptions which everybody, whoever prepares such financial statements, everybody follows. Clear? इसलिए everybody else जो भी उस financial statement को यूज करता है, they believe, क्या बिलीव करता है वो लोग? कि ये रूल तो पक्का फॉलो हुआ ही होगा. अब जैसे तुम, क्या नाम बेटा? तनाया. अब ये बच्ची आई क्लास में बैठी, क्या तुमको लगता है CA इंटर की स्टूडेंट होगी, जल्दी पढ़ने आई होगी? बोलो, लग रहा है कि नहीं? ये सारा बात डांस सीखने थोड़ी आई है, जल्दी बोली. अकाउंट्स पढ़ने आई है, तो इसको बताने का दरकार नहीं है. जैसे आई बैठी, बोली सर हम आ गए. अरे तो दिख रहा है तुम आ गए, बताने का काहे जरूरत है?
सर अब अकाउंट पढ़ने आए हैं, तो सुदर्शन अग्रवाल डांस टीचर थोड़ी है। सर हम सीए स्टूडेंट हैं, तो हम कौन सा एमबीए पढ़ाते हैं? कुछ समझ में आया क्या बोले? क्या बोले? फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions are those rules and regulations which everybody follows and therefore everybody else believes that ये सामने वाला आदमी पक्का फॉलो किया होगा। जैसे मेरे सामने मैं तुमको बोला ना, ये रिलायंस का बैलेंस शीट आया, तो हम मान के चलते हैं मुकेश भाई ने गोइंग कंसर्न के हिसाब से बैलेंस शीट बनाया होगा, मुकेश भाई ने कंसिस्टेंसी फॉलो किया होगा, और मुकेश भाई का P&L अक्रूवल बेसिस पे बना होगा। अब अगर ऐसा नहीं हुआ है, बोलिए, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मुकेश भाई को बताना पड़ेगा ना, बिकॉज हम तो मान के बैठे हैं कि ये सारा तो रूल फॉलो होता ही होता है। तो अगर वो फॉलो नहीं किया, मान लो उसने बोला हम तो हाइब्रिड बेसिस पे P&L बनाया है, सम आइटम्स आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, सम आइटम्स आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस, इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल, नाम सुना, पढ़ाएंगे बाकी डिटेल में। वो बोला इनकम्स आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस बट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। ऐसा होता नहीं है, करना नहीं है आपको, बट मान लो किसी ने मेरे को बोला, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका P&L इज नॉट प्रिपेयर्ड एज पर अक्रूवल बेसिस। बोला ये तो अभी गोली मारो, एज पर फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। उसने फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन को फॉलो किया या वायलेट किया? वायलेट किया, क्योंकि उसने P&L को अक्रूवल बेसिस पे नहीं बनाया, कुछ आइटम को अक्रूवल बेसिस पे बनाया, कुछ आइटम को कैश बेसिस पे P&L में लिखा। क्लियर? तो वो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन फॉलो नहीं किया। नहीं किया तो उसको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हमने अक्रूवल बेसिस फॉलो नहीं किया, क्योंकि सामने वाला आदमी तो ये मान के बैठा है कि अक्रूवल बेसिस फॉलो हुआ होगा। तो अगर आप फॉलो करते हो ना फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, तो आपको बताने का जरूरत नहीं है। आप बता दो चलेगा, पर बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करते हो, वायलेट करते हो, यस दे आर डीम्ड टू बी फॉलोड, तो आपको बताना पड़ेगा। पहले बताओ, ये मेरा पॉइंट समझ में आया एकदम पक्का? चलिए पैराग्राफ नंबर 6 को रीड करिए। These are those rules and principles which are popularly followed by all the entities preparing their financial statement. अच्छा, आपको लग रहा है ना कि नोट्स एकदम अच्छे से बनाया हुआ है, अब हम लोग को अपना राइटिंग करने का जरूरत नहीं है। Yes? There are 3 such principles and they are, बोलिए, going concern, consistency and accrual. इंडिविजुअली इनके बारे में बाद में बात करेंगे। और सर वो वाला बात तो नहीं लिखा हुआ है कि इफ दे आर फॉलोड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज, इफ दे आर नॉट फॉलोड दे आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स। ये बात अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में लिखा हुआ मिलेगा। ये AS 1 का एक पार्ट है। अभी भी आपको लिखना, अपने बुक में लिख सकते हो, कॉपी में आपको लिखने का मन लिख लो। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के सामने में नीचे में जहां जगह है ना, वहां पे लिख लो। क्या लिखना है बोलो? इफ दे आर नॉट फॉलोड या वायलेटेड, if they are not followed, comma, we have to give a disclosure of the fact in the notes. We have to give a disclosure. Disclosure again, we will inform. Disclosure का मतलब inform करना. We will give a disclosure of the fact. ये वाली बात, फैक्ट माने आपने फॉलो नहीं किया, ये बात आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन दी नोट्स। नोट्स ऑन अकाउंट्स, नोट्स मतलब नोट्स ऑन अकाउंट्स। और क्या अगर मैं फॉलो करता हूं तो भी मुझे बताने का जरूरत है? नहीं है। लेकिन अगर हम बताना चाहें तो,
और हम फॉलो भी कर रहे हैं, हम लिख भी दिए माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर गोइंग कंसर्न, आई हैव फॉलोड ऑल द पॉलिसी कंसिस्टेंटली एंड माई P&L इज प्रिपेयर्ड एज पर अक्रूवल कॉन्सेप्ट. हम अगर बोल भी देते हैं और फॉलो भी करते हैं तो गुनाह कर रहे हैं? नो, बिकॉज आई एम नॉट प्रोहिबिटेड टू डिस्क्लोज, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज, दैट्स इट. हमको किसी ने बोला नहीं कि डिस्क्लोज करो, बट हमको किसी ने रोका भी नहीं. तो एनीथिंग दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज परमिटेड बाय लॉ. सुने क्या बोले, क्या बोले? एनीथिंग दैट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज परमिटेड बाय लॉ. ये लॉ का एक नॉर्मल रूल है. तो हमको किसी ने बोला नहीं कि इसको डिस्क्लोज करो, और हमको डिस्क्लोज करने का मन है, हम कर सकते हैं, पर हमको बोला रोक दिया ना, यू कांट डिस्क्लोज इट. फिर हम अगर डिस्क्लोज करेंगे तो दैट इज रॉन्ग, दैट इज वायलेशन. गॉट द पॉइंट? कुछ पूछना है? यू ओके? आपको कैसा समझ में आ रहा पूरा क्लास एकदम अच्छा से? यू ओके विथ एवरीथिंग? गुड. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पैराग्राफ नंबर 7 में चलेंगे. स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? स्क्रीन इज ओके? यहां पे विजिबिलिटी एकदम परफेक्ट है, देखते हो तो लिखा हुआ सब कुछ समझ में आता है. सो ब्रेक लेते हैं छोटा सा 10 मिनट का. ब्रेक के बाद मिलते हैं. अक्रूवल कॉन्सेप्ट वहां से स्टार्ट करेंगे. थोड़ा बहुत आपको अब सम बनाना है, पेन पेपर पे कुछ काम करना है. ओके? घर कल जब क्लास में आओगे पैरा 1 से पैरा 6 रीडिंग करके आओगे. कुछ कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे आपको, उसके बाद क्लास स्टार्ट होगा. अभी 10 मिनट के ब्रेक के बाद मिलते हैं. ओके? गर्ल्स, आप लोगों का टॉयलेट ये फर्स्ट में है.